हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट में। आज फिर हम शुरुआत करेंगे प्रॉपर्टीज इन ऑपरेशंस पार्ट 5। तो जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं सारी चीज़ें, उन्हीं को आज हम कल्मिनेट करेंगे। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टी, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन और कुछ क्वेश्चंस, और इसी के साथ हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, आई होप यू ऑल नो दैट मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई मॉड्यूल आपको क्या क्या सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। डू यू ऑल नो दैट मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको मिलते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस, हर टॉपिक के, हर चैप्टर के डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स के वीडियो सॉल्यूशंस तक के साथ प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशंस। नॉट जस्ट दैट, आपको मिलते हैं डीपीपीज। आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर हर टॉपिक के, हर चैप्टर के, हर सब टॉपिक के डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको हर चैप्टर पे हम इंश्योर करते हैं कि मिनिमम थ्रू सम डिफरेंट मीडियम्स मिनिमम 500 क्वेश्चंस तो कम से कम प्रैक्टिस करवाएं। नॉट जस्ट दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, पिछले 20 सालों के पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस आपको करवाए जाते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के इस चैनल पर। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम कोशिश करेंगे कि जब भी आपके जो भी सारे डाउट्स एक्यूमुलेट होते हैं, जितने भी आपकी परेशानी आप रिजॉल्व करवाने के लिए हम तक फॉरवर्ड करते हैं आस्क मी योर डाउट लिंक के थ्रू, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उन डाउट्स को भी हम एक लाइव लेक्चर के थ्रू सारे डाउट्स को एड्रेस करते हैं। आई होप यू ऑल नो दैट। नॉट जस्ट दैट, आपके वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज प्लान किए जाते हैं, मतलब हर चैप्टर की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए कि वो चैप्टर आपको कितना समझ आ रहा है, उस चैप्टर पे आपकी कितनी अच्छी कमांड है, उस चीज़ को भी ऑब्जर्व करने के लिए हर वीक का एक ओवरऑल चैप्टर वाइज एक आपको टेस्ट मिलता है, जिसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस एसेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो चैप्टर आपको कितना अच्छा समझ आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई होप यू नो, आपको जब भी लाइफ में कभी कोई परेशानियां आ रही हैं, जब भी कोई दिक्कतें आ रही हैं, एग्जाम से लेके, प्रिपरेशन से लेके, टाइम टेबल से लेके, गाइडेंस को लेकर, ये हर क्वेरीज जो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, वी कीप अ ट्रैक ऑफ दैट। हम उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हैं और टाइमली उन सारी चीज़ों को भी हम रिजॉल्व करते रहेंगे, लाइव आकर या इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू। बट वी विल इंश्योर कि आपको हमेशा आपकी प्रॉब्लम्स एक्नॉलेज्ड रहें, एड्रेस्ड रहें, कभी भी कोई परेशानी ना आए। इसके अलावा एक खास बात कि आपको पता है कि चैप्टर हो जाने के बाद उस चैप्टर का एक वन शॉर्ट रिवीजन भी आपको मिलेगा। फाइनली उस चैप्टर के वन शॉर्ट रिवीजन में आपको उस चैप्टर की सारी बारीकियां, सारी डिटेल्स एक प्रॉपरली एक वन शॉर्ट रिवीजन में करवाई जाएंगी, जहां से आप वापस इंश्योर करेंगे कि उस चैप्टर में आपके लिए कोई भी चीज़ नहीं छूटी है और वो चैप्टर आपको पूरा अच्छे तरीके से आ चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे ज़रूरी चीज़ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। डू यू ऑल नो दिस? आपके लिए आपकी आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी, जिसके थ्रू मॉक्स के थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सकते हैं। आप अलग अलग सेक्शंस की और अच्छी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं और अपनी तैयारी को और कंसोलिडेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द आईआईटी जेईई मॉड्यूल प्रोवाइडेड बाय मैग्नेट ब्रेन्स। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे ही हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये एक ब्लैंक सी स्लाइड है। ब्लैंक सी स्लाइड इसलिए है क्योंकि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली, सबसे जरूरी प्रॉपर्टी, पहले क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं क्लास। हमने दो इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लास्ट के लेक्चर में, जो आपको याद होंगी। जब हमसे कहा जाता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 3 से बड़ा है, क्या आपको एग्जाम्पल याद है, तो हम कहते थे कि सर x जो है वो हमेशा 3 से बड़ा होना चाहिए। आर यू श्योर अबाउट दैट? आई एम डाउटफुल अबाउट इट। क्या ये आपको याद है x 3 से बड़ा होगा तो गड़बड़ क्या हो जाएगी? सर अगर x 3 से बड़ा हुआ तो 3.1 का भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, दूसरा 3 आपने गलत ले लिया है, तो आपको क्या लेना होगा? 4। क्या आपको ये बात याद है? यानी अगर मैं कहूं कि कोई कहे कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर किसी इंटीजर से बड़ा है, तो वो जो x है वो उसके अगले इंटीजर, नेक्स्ट इंटीजर से बड़ा होना चाहिए। डिड यू गेट माय पॉइंट? क्योंकि प्रॉब्लम समझो, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अगर मैं x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो वो एक इंटीजर वैल्यू होगी और वो 3 नहीं चाहिए, 3 से बड़ा चाहिए, मतलब 3 के बाद वाला इंटीजर, वो क्या होगा भाई? 4। सिमिलरली हमने एक और बात की थी कि जब हम चाह रहे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद है अच्छे से? क्या आपको ये सारी बातें याद है? जब हम चाह रहे थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है वो 3 या 3 के इक्वल रहे। हाँ सर, यहाँ चीज
चीजें सॉर्टेड है। जब 3 या 3 के इक्वल रहे तो अब 3 तक लेना अलाउड है, मतलब आप 3 या 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू लो अब चलेगा। अच्छा बाय द वे यहाँ पर भी आप इक्वल का साइन लगा सकते हो क्योंकि 4 लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंडीशन इज जब कोई कहे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो 3 से बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए, तो सर अलाउड है x को 3 या उसके इक्वल रखना, क्योंकि अब सोचो अगर x 3.1 भी हुआ या इवन 3 भी हुआ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 रहेगा, और उस बेसिस पे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 या उसके इक्वल है। क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है? सिमिलरली हमने 2 प्रॉपर्टीज और सीखी थी स्टूडेंट्स, आई होप आपको याद है। एक बड़ी खास सी प्रॉपर्टी क्या थी वो ये थी सर कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मान लेते हैं 7 से छोटा है, तो क्या आपको ये बात याद आ रही है कि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर 7 से छोटा है तो मैं x की वो सारी वैल्यूज लेता था जो 7 से छोटी हैं। क्या आपको ये सारी बातें याद हैं? क्योंकि मैं 7 भी लेना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जैसे ही 7 लूंगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 7 हो जाएगा। तो 6.9, 6.8 या 7 से छोटी कोई भी वैल्यू लेना अलाउड है, क्योंकि उनके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 7 से छोटे होते हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे चलते चले जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मुझसे कोई पूछता कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मैं चाहता हूं 7 से छोटा या उसके इक्वल हो, मतलब अब लेस देन के साथ इक्वल साइन भी लगा दिया किसी ने, तो क्या 7 लेना अलाउड है सर? हाँ 7 सर आप ले सकते हो, पर 7 किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है सर? 7 तो 7.1, 7.2, 7.3, 7.9 तक का होता है। तो इस बार मैं 8 तक एक्सक्लूडिंग 8 से पहले के कोई भी नंबर ले सकता हूं। तो मैं कहूंगा सर x जो है वो 8 से छोटा होना चाहिए। आई होप ये सारी प्रॉपर्टीज आपने देखी, समझी, इसे नोट डाउन करिए और आगे बढ़ते हैं क्लास। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम समझने जा रहे हैं वो ये कि सर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है वो अगर किन्हीं 2 वैल्यूज के बीच लाई करे, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है जो अगर किसी 2 वैल्यूज के बीच लाई करे, मतलब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो वो फाइनल बात क्या होगी। मतलब ये भी कंबाइन कर दे। अच्छा मैं इनको एक नंबर a या l या लिख के भी समझा सकता था, बट मैं चाहता हूं कि आप इन एग्जाम्पल से समझें, क्योंकि जो भी वो क्वेश्चन आएगा वहां पे चीजें ऐसी ही कुछ बनेंगी, तो वहां पे आपको ऐसे ही कुछ वर्कआउट करनी पड़ेगी। तो मैं चाह रहा हूं कि एक जनरलाइज फॉर्मूला आपको सिखाऊं, इससे अच्छा मैं एक तरीका समझा दूं, ताकि जब भी आपको एग्जाम में ऐसी कुछ चीजों से अगर पाला पड़ता है तो आप उन चीजों को इसी तरीके की थॉट प्रोसेस के साथ वर्कआउट कर लें। और अगर ये समझ आया तो अब मैं इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके एक फाइनल कॉम्बिनेशन या फाइनल रिजल्ट देने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से सुनो क्लास। अच्छा इन सबसे पहले एक बात, इसको हम कंबाइन करेंगे, उससे पहले एक और बात मैं ये समझाना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि कोई भी नंबर जैसे मान लो 3.4 है, तो मुझे बता सकते हो 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? सर 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है मुझे नहीं पता, बट शायद 3 होता है। अच्छा 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 3 होता है तो 3.4 - 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? सर ये होता है 2। कैसे बोल रहा हूं मैं सर? ये होता है कितना? 3। ये था 3.4 और ये क्या होगा भाई? ये होगा 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। क्या आप इस 3.4 और 2 के बीच कोई रिलेशन निकाल सकते हैं? या रादर मुझे करना चाहिए था +1 ताकि आपको और समझ आता। आई एम जस्ट एडिंग अ 1 हियर और व्हेन आई ऐड अ 1 हियर, अब जरा सोच के देखो क्लास, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज 3.4 + 1 विल बी 4.4 और 4.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 4। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि किसी भी नंबर की वैल्यू, मतलब कोई भी एक नंबर हमेशा उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा या उसके इक्वल। सर आपने इक्वल क्यों कहा? अभी बताता हूं। और वो हमेशा उससे एक ज्यादा से के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से छोटा। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि 3.4 जो है वो या तो 3 के इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है और हमेशा 4 से छोटा होगा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, इसमें एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है क्लास? प्लीज ध्यान से सुनिए। मान लो अगर एक ऐसा नंबर होता लेट्स से 4, इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। बताओ ये रहा 4, तो बताओ 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा स्टूडेंट्स? 4। लेकिन 4 में अगर एक वैल्यू ऐड कर दे, 4 को अगर 1 से इंक्रीज कर दें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 5। यानी मैं कह रहा हूं यहां पर है 4, यहां पर भी है 4, लेकिन यहां पर है 5। तो क्या आपको ये बात समझ आई कि अगर सर मेरे पास अगर वो एक इंटीग्रल वैल्यू होती तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो वही होता ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, देखो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कौन सा? एक डेसिमल वैल्यू वाला और एक इंटीग्रल वैल्यू वाला। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि अगर मुझे एक वैल्यू दे दी जाए, मुझे एक x वैल्यू दे दी जाए, तो इस वैल्यू का हमेशा एक रिलेशन ये कहा जा सकता है कि ये जो वैल्यू है x, ये हमेशा इन 2 वैल्यूज के बीच में ही लाई करेगी। मतलब मैं कह रहा हूं दुनिया के सारे नंबर्स, एनी रियल नंबर ऑफ द वर्ल्ड ऑलवेज लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। मतलब किसी भी नंबर की वैल्यू हमेशा उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर से या तो ज्यादा या इक्वल या उससे एक के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से कम ही होती है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तुम नंबर स्केल पे प्लॉट कर सकते हो क्लास। अगर इस पे और क्लैरिटी चाहिए, यू कुड हैव अज्यूम्ड इट ऑन द नंबर स्केल। नंबर स्केल पे प्लॉट करने का मतलब है, लेट्स से अगर ये नंबर है लेट्स से 3.4,
तो 3.4 जो है वो हमेशा 3 से तो बड़ा ही होता है और वो हमेशा 4 से छोटे ही होता है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ 3.4 अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर से हमेशा क्या होगा, बड़ा, और 3.4 प्लस 1 यानी 4.4 के ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या होगा, छोटा। ऑब्वियसली ये बात तो सर अंडरस्टूड सी बात है। इवन सर अगर आप ऐसा कहते हो कि ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये जो 4 लिखा हुआ है, ये 4 हमेशा 4 के इक्वल या इससे बड़ा और 5 से छोटा होगा, तो क्या हाँ 4 जब इंटीजर है सर, एक केस तो कौन सा था 3.4 जब ये डेसिमल वैल्यू थी, और एक केस कौन सा था जब ये इंटीजर वैल्यू थी। तो अगर आप सीधे 4 ले लें, अगर आप सिर्फ 4 ले लें तो 4 हाँ सर 4 के इक्वल या इससे बड़ा और वो 5 से छोटा ही होगा। क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई? क्या आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई? आई होप आपको ये सेंस डेवलप हुआ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर ये क्लियर हो रहा है तो मैं वापस आता हूँ अपनी बात पे, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मैं इन दो प्रॉपर्टीज़ को मर्ज कर दूँ तो चीज़ें कैसे बिहेव करेंगी। अगर इन दो प्रॉपर्टीज़ को मर्ज कर दूँ तो मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ क्लास। मान लो मैं एक एग्जाम्पल ये ले रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि सर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है सर, इसको हम चाहते हैं कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है ये किसी एक वैल्यू से बड़ा और किसी एक वैल्यू से छोटा। मतलब मैं चाहता हूँ कि सर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है ये 3 से तो बड़ा हो लेकिन 7 से छोटा हो। इस केस में मैं x की कौन कौन सी वैल्यूज लूंगा। देखो ये बहुत इजीली इमेजिन करना सीख जाओगे जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ सीख जाओगे। हम ग्राफ्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे अंडर अ सेपरेट डिस्कशन, बट फिलहाल मसला यह है कि क्या अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दे दिया जाए और उसकी एक लिमिट डिफाइन कर दी जाए कि वो 3 से हमेशा बड़ा है और 7 से हमेशा छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इस बारे को इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इसको ऐसे ही सोचो। देखो कहीं ना कहीं 3 होगा, कहीं ना कहीं 7 होगा, बट 7 से भी आगे शायद बातें जा सकती हैं। बात समझना, मुझे वो सारे नंबर्स ढूंढने हैं सर जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। क्या 3 लेना अलाउड है? नहीं। तो बताओ, कैन आई से कि सर 3.9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाता, पर 3 पे इक्वल साइन था क्या? नहीं। तो मैं नंबर्स कहाँ से लेना शुरू करूँगा? मैं नंबर्स लेना शुरू करूँगा 4 से। क्या आपको बात समझ आई? क्योंकि सोचो मैं 3.1, 3.2, 3.9 तक अगर यहाँ वैल्यू रखूँगा तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 3। तो मुझे शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? 4 से। मैं अगेन एक फॉर्मूला रटवाना नहीं चाह रहा हूँ, मतलब मैं एक बहुत ही अजीब सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं देना चाह रहा हूँ जो मैं कहूँ कि देखो ये होता है, ये रट लो। मैं तुम्हें एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा सा सिनेरियो आ जाए तो उसको कैसे इमेजिन करना है। तो अगर मैं तुम्हें सीधे तरीका ही सिखा दूंगा तो कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, तुम्हें वो बनाना ही आता है अब, तो तुम हर बार बना लोगे। इट्स लाइक मैं तुम्हारे घर एक रेसिपी की बुक ला के रख दूँ कि देखो इसको पढ़ लेना है, इसको रट लेना है, इससे खाना बनाने के सारी टेक्निक लिखी हुई है और हर बार इसको यूज़ करके खाना बना लिया करना। या फिर मैं एक दिन तुम्हारे साथ आऊँ और तुम्हें खाना बनाना सिखा दूँ। इट्स लाइक दैट कि मैं तुम्हें सीधे सिखा दे रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ दिखता है तो कैसे उसे सोचते हैं। सो आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, और यही तो हम बात करते आ रहे हैं कि हर चीज़ रटने याद करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझिए, और जब आपने अच्छे से समझी होंगी तो आप बहुत ईजिली उन्हें वर्कआउट कर लेंगे। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है भाई कि जो ये 4 है मुझे चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 3 से बड़ा, 3 भी नहीं चाहिए। तो 3 से बड़ा होने के लिए एक्स मिनिमम 4 होना पड़ेगा। अच्छा, अगर और आगे चलाता गया तो 7 अलाउड है क्या? सर 7 अलाउड नहीं है, 7 होना अलाउड नहीं है। तो 7 होना अलाउड नहीं है, लेकिन सर मुझे ये पता है कि अगर 6.9 तक का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूँ, अगर मैंने 6.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया होता तो वो 6 होता, तो वो 7 से छोटा होता। यानी आप ये कहना चाह रहे हो सर कि आप x की कोई सी भी वैल्यू ले लो, आप x की कोई सी भी वैल्यू ले लो 4 से 7 तक, लेकिन 7 को एक्सक्लूड कर दो और 4 को इंक्लूड कर लो। मैंने क्या बोला सर? 7 को एक्सक्लूड कर दो लेकिन 4 को इंक्लूड कर लो। उस केस में इन सारे नंबर्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, आप सोचो ना, 4.1, 4.2, 4.9, 5.3, 6.8, 7, 6.9, इन सब नंबर्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वो हमेशा 3 से 7 के बीच में होगा, एक्सक्लूडिंग 3 एंड 7। ना तो 3 हो सकता है ना ही 7 हो सकता है। क्या ये बात आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ये जो एक स्टैंडर्ड सा तरीका मैं सिखाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे L और L+1 या कुछ भी लिख के दे सकता था, मैं इसको A लिख देता, इसको B, और ऐसा कोई फॉर्मूला बनाता, पर मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा रटना क्यों है। आप सीख लो कि कैसे ये होता है और हमेशा बना लोगे। जैसे एक और हम तरीका बनाते हैं, एक और सेंस डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल साइन की जगह लेस देन इक्वल टू होता। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और वो इसको चाह रहा है कि ये लेट्स से 7 से बड़ा है, और वो इसको चाह रहा है कि वो लेट्स से 12 से छोटा है। आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है? वो चाह रहे हैं कि ये 7 से बड़ा है लेकिन 12 से छोटा है। उस केस में क्या होगा ज़रा इमेजिन करो। इस बार मुझे क्या अलाउड है? इस बार मुझे अलाउड है कि सर 7 भी इंक्लूड किया जा सकता है। इस बार मुझे अलाउड है कि 7 भी इंक्लूड किया जा सकता है। इस बार मुझे 12 लेना भी अलाउड है। इस बार हमें अलाउड है कि हम 12 भी इंक्लूड कर सकते हैं। और आई होप अब आपको वो सेंस डेवलप हो चुका है कि मैं कहाँ से कहाँ तक जाऊँगा। डू यू रियलाइज इस बार हम और आगे जा सकते हैं?
क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है क्लास, आप बात को समझो, आप 6.9 नहीं ले सकते। आप 6.9 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 6.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया तो वो क्या हो जाएगा 6। मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है, 7 से, तो मैं शुरुआत करूंगा 7 से, क्योंकि 7 अगर लिया तो 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है भाई 7, फिर 7.1 का भी 7, 7.8 का भी 7, इवन 11.9 का ग्रेटेस्ट फंक्शन 11। मुझे तो 12 भी लेना अलाउड है, क्योंकि 12 पर इक्वल का साइन है, तो मैं 12 भी इंक्लूड कर सकता हूँ। सर क्या मैं 12.1 इंक्लूड कर सकता हूँ, 12.1 में कुछ प्रॉब्लम है क्या, सर कर सकते हैं, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है सर। 12.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 12 ही होगा, रादर 12.9 तक अगर आप वैल्यू लें, 12.9 उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 12 ही होगा। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि आप 7 से लेके ना सिर्फ 12 बल्कि 13 तक जा सकते हैं, एक्सक्लूडिंग 30। मतलब इस केस में आप लिखेंगे कि सर ये जो x है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 7 से 12 तक है, तो आप कहोगे सर ये जो x है वो 7 से 13 तक होगा। मतलब आपको जब क्वेश्चंस आएंगे, जब आपको क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स, तो आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा, तो वहां से ये कुछ आपको बनाते आना चाहिए। आपको जब क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसा कुछ दिया रहेगा और इसको देख के आपको ये बनाते आना चाहिए। जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसा कुछ से ऐसा, ऐसा कुछ से ऐसा, इससे कुछ ऐसा और इससे कुछ ऐसा रिजल्ट निकालते आना चाहिए। मतलब क्वेश्चंस में ये लाइंस लिखी होंगी और ये फाइनल आपका कंक्लूजन होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग इनइक्वालिटीज ऑन डिफरेंट ऑपरेटर्स। जैसे अभी तक हमने मॉड से डील करना सीखा, अब हम इनइक्वालिटीज को अप्लाई कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, और आई होप आप वो सेंस डेवलप कर पा रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। और अगर यहाँ तक समझ आया तो आई थिंक अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने जितना पढ़ा वो काफ़ी है। इसके ग्राफ को लेकर और डिस्कशन करेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की। What are we going to discuss now? That's the fraction part function. क्या आपको याद है कि हम फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन DPP1 के सोल्यूशन के वक्त डिस्कस कर चुके हैं? ऑल्दो उस वक्त मैंने आपको थोड़ी सी ग्लिम्स दी थी, थोड़ा सा एक हिंट दिया था, थोड़ा सा एक आइडिया दिया था कि देखो चीज़ें ऐसी होती हैं, बट तब भी अगर नहीं समझ आया तो अब हम फिर से समझेंगे और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन को और डिटेल में कंसोलिडेट करेंगे। तो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन इज डिनोटेड बाय दिस साइन, और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन एक फ्रैक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। अब कुछ जल्दी से बातें याद करते हैं क्लास। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन को हमने डिफाइन किया था कि हमने एक थोड़ी सी नई कहानी शुरू की थी क्लास। हमने कहानी ये शुरू की थी कि सर दुनिया के सारे नंबर्स को, ऑल द नंबर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सारे नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड और कैन बी रिटर्न समवॉट लाइक दिस, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। इसका ये मतलब है कि आपके पास अगर कोई भी नंबर है तो उस नंबर को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिख सकते हो। दिस इज ट्रू फॉर ऑल द नंबर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इंटीजर्स, एनी रियल नंबर। सो ऑल द रियल नंबर्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? बड़ी सिंपल सी बात है क्लास। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं? मैं 2-3 एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे, भाई तो ये होता क्या है, मतलब मैं इस तक पहुँचना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तक पहुँचने से पहले मैं ये 2 बातें जानता हूँ कि सर मुझे ये और ये पता है, तो मैं तुम्हें इस तक पहुँचाता हूँ। फिर हम बात करेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है, इसको कैसे वर्कआउट करते हैं। मतलब उन्होंने एक डेफिनेशन बनाई दैट ऑल द नंबर्स कैन बी रिटर्न एज देयर इंटीजर एंड देयर फ्रैक्शन पार्ट। बट ये फ्रैक्शन पार्ट होता क्या है, उसको निकालने के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर चूंकि ये इक्वेशन है तो मैं काम करता हूँ, इसको ही रखता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि सर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स विल बी एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्या आपको ये लाइन समझ आई कि किसी भी नंबर का अगर फ्रैक्शन पार्ट निकालना है तो हम कहेंगे द नंबर माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। आप प्लीज़ ये लाइन याद रखिएगा। मतलब जब हम बहुत अलग अलग बहुत सारे चैप्टर सॉल्व करेंगे ना यार अगर अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक में, लॉगरिथम में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में, काफ़ी सारी जगह पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन जैसे फंक्शंस पर भी ऑपरेट करना होगा। और जब उन पर ऑपरेट करने को कहा जाएगा तब आपको ऐसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने चाहिए। तो ज़रा सोच के बताओ, कुछ नंबर्स के फ्रैक्शन पार्ट निकालते हैं। जैसे मान लो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है 3.4 का फ्रैक्शन पार्ट निकालने में, तो क्या आप मुझे बता सकते हो 3.4 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? पहले तो द नंबर इटसेल्फ, तो नंबर इटसेल्फ मतलब 3.4, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.4, सो 3.4 माइनस द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.4, सो 3.4 विल रिमेन एज इट इज, 3.4 विल रिमेन एज इट इज। और 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टूडेंट्स, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आई होप सिखाने की जरूरत नहीं है, वो कितना होगा? 3। सो 3.4 माइनस 3 दैट इज हाउ मच? दैट इज 0.4। क्या आपको ये लाइन समझ आई? मतलब मुझे तो सर ये दिख रहा है कि अगर आप फ्रैक्शन पार्ट निकलवाते हो ना तो आप ये वाली वैल्यू लिख देते हो,
क्या सच में ये इतना सा ही है कि हर बार ये पॉइंट के बाद वाली, ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यू लिखने से बात बन जाएगी? थोड़ा और चेक कर लेते हैं क्लास, हमारे पास थोड़ा वक्त है तो थोड़ी और चीज़ें हम आसानी से चेक करते हैं। हम एक काम करते हैं, हम लेट्स से नेगेटिव वैल्यू के लिए ट्राई करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं -7.7 के लिए ट्राई करता हूँ, है ना। आई एम रियली सॉरी, ये साइन जो होगा यानी जो ब्रैकेट आएंगे वो हमारे कर्ली ब्रैकेट होंगे। सो वी हैव अ नंबर -7.57। तो इसके लॉजिक के अकॉर्डिंग जो आप कहना चाह रहे हो वो ये कि सर इसका फ्रैक्शन पार्ट होगा 0.7, है ना। चलो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, डेफिनेशन क्या कहती है? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एनी नंबर इज द नंबर माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो पहले आई विल पुट द नंबर, सो द नंबर इज -7.7। आपको दिख रहा है अब 7.7 नंबर नहीं है, अब पूरा नंबर है -7.7। डिड यू गेट माई पॉइंट? नाउ इसके अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इस नंबर का -7.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वो होगा -7.7 और इसका क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्लास, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि सर ये -7.7 तो ऐसे ही है, बट क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि -7.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? आपको याद आ रहा है नंबर स्केल, -7.7 के एक तरफ -8 और एक तरफ -7, क्या लेंगे क्लास? -7 या -8? सर -7.7 से जस्ट छोटा जो इंटीजर है वो होगा -8, वो -7 नहीं होगा। क्या आपको दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है अभी भी तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ कहीं होगा -7.7, इधर होगा स्टूडेंट्स -7 और इधर होगा -8 और हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं तो ये क्या होगा? ये होगा -8। यानी मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई? -7.7 माइनस ऑफ -8, माइनस ऑफ -8। आई होप आपको दिख रहा है -8, तो माइनस ऑफ -8 यानी +8। और यहाँ से क्या दिख रहा है भाई? यहाँ से दिख रहा है 8 - 7.7 एंड दैट्स 0.3। तो सर ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या होगी सर? ये तो 0.7 आया ही नहीं, ये तो इस डेफिनेशन को फॉलो करने से 0.3 आया। तो आपको कुछ सेंस डेवलप होना शुरू हुआ, आपको कुछ बात समझ आना शुरू हुई। बात बड़ी आसान सी है सर, बात बड़ी आसान सी है कि उस नंबर की उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से डिस्टेंस क्या है वो पता करनी होती है। डिस्टेंस क्या है वो पता करनी होती है। इसका ये मतलब है, प्लीज़ इस बात को समझो। जैसे मान लो जब मैंने आपसे पूछा था 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 3.4 का फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, तो हमारे पास नंबर स्केल पे कहीं ना कहीं क्या था भाई? नंबर स्केल पे हमारे पास कहीं ना कहीं था 3.4 और 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था? 3। तो इससे 3.4 की डिस्टेंस क्या है? इससे 3.4 की डिस्टेंस है 0.4। सो दिस इज द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3.4, यानी ये जो है ये तो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.4 एंड दिस विल बी द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3.4। अगर और समझना है तो इससे समझो, जब हमें नंबर स्केल पे कहीं प्लॉट करना है, ऑब्वियसली वो लेफ्ट हैंड साइड होगा तो मैं इधर ही बना देता हूँ आपकी कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। तो लेट्स से यहाँ कहीं होगा -7.7, तो ऑब्वियसली इसके इधर कहीं क्या होगा? -8। तो एक बात बताओ, ये जो -7.7 से जो -8 की डिस्टेंस है, -7.7 से -8 की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स? ये डिस्टेंस है 0.3। क्या आपको दिख रही है? ये डिस्टेंस है 0.3 की। तो -7.7 का ये जो -8 है ये तो क्या होगा? ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन -7.7 का ये 0.3 है, ये है फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई? क्या आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन कैसे बिहेव करते हैं क्लियर हुआ? आई होप ये पूरा सेंस आपके ब्रेन में डाइजेस्ट हो रहा है, आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ रही हैं। अगर फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन अच्छे से समझ आया तो जल्दी से आते हैं और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन पे बात करते हैं। अच्छा, ऐसे ही इन जनरल मेरे पास एक और थॉट आ रहा है, एक जस्ट बात आ रही है जिसको मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हो कि सर फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन में एक चीज़ ये भी तो हो सकती है? क्या हो सकती है कि सर बताओ ज़रा 4 का फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन क्या होगा? सर 4 का फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन क्या होगा? वापस डेफिनेशन फॉलो करो। 4 का फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, 4 से 4 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिस्टेंस। डिड यू गेट माय पॉइंट? सर 4 को क्या लिख सकते हैं? 4.0। तो 4 का फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन 0.0 यानी 0। तो डिड यू रियलाइज इंटीग्रल वैल्यूज का फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन 0 होता है। अच्छा सर, क्या सच में ऐसा ट्रू है? मतलब ये -5 के लिए भी सही है क्या? हाँ, आप देखो ना, -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? -5। तो -5 की -5 से डिस्टेंस क्या हुई? वापस 0। तो यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा? 0। क्या आपको फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या आपको ये दोनों डिस्टेंस वाला कंसेप्ट समझ आ रहा है? मतलब फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन को हम एज अ डिस्टेंस वाला कंसेप्ट जो इमेजिन करना चाह रहे हैं, क्या आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अच्छा, थोड़ा और सोच के बताओ क्लास, क्या वैल्यू होगी इस एक्सप्रेशन की अगर ये लिखा है लेट्स से 0.8?
तो what will be the value of the fraction part of 0.8? I hope you are clearly seeing that's nothing but what? That's 0. Are you sure ये 0 होगी? क्लास ज़रा सोच के देखो. I hope आपको ऐसे जल्दी से सोचने की आदत अब डेवलप हो रही है. कैसे सोचेंगे? Are you realizing वो 0 नहीं होगी? 0 क्यों नहीं होगी? क्योंकि 0.8 का न्यूमेरिकली वैल्यू है 0.8 और इसका इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 0. तो 0 की 0.8 से डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स? दैट्स 0.8. तो 0.8 फ्रैक्शन पार्ट जो निकालेंगे आप वो होगा 0.8. सर इस बेसिस पे ये भी कह सकता हूं क्या कि सर -0.6 निकालता तो उसका फ्रैक्शन पार्ट 0.6 होना चाहिए था. आर यू श्योर अबाउट दैट? जरा सोच के देखो, जल्दी से सोचो. मुझे सबसे पहले ये बताओ, कहीं ना कहीं नंबर स्केल पे क्या होगा? 0. कहीं ना कहीं क्या होगा? चलो 0 नहीं भी बनाते तो चलेगा, बट मैं कहीं और बना देता हूं. जैसे 0 है, -0.6 लेफ्ट हैंड साइड होगा और इसके राइट हैंड साइड पे होगा -1. सॉरी, इसके और लेफ्ट हैंड साइड पे होगा -1. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ -0.6 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो होगा -1 और -1 से -0.6 की जो डिस्टेंस है दैट्स 0.4. सो डू यू रियलाइज 0.6 का फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन विल बी -0.6 का फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन विल बी 0.4. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कि हम चीज़ें कैसे इमेजिन कर रहे हैं? क्या आपको फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन समझ आना शुरू हुआ? अगर समझ आना शुरू हुआ तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ना शुरू करेंगे. आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन बाय योरसेल्फ फर्स्ट, फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे. तो एक बार पूरी डेफिनेशन खुद से पढ़िए जल्दी से. आई होप आपने डेफिनेशन पढ़ी और क्या आपने सेंस डेवलप किया कि फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है. जल्दी से डेफिनेशंस को कंसोलिडेट करते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहली बात, वी हैव सीन दैट किसी भी नंबर की वैल्यू उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बड़ी होती है. अरे अभी तो हमने बात की थी, हमने क्या बात की थी सर? कि कोई भी नंबर हमेशा उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा और उससे एक ज़्यादा से ग्रेटेस्ट इंटीजर से छोटा. क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद है? हमने ये डिस्कस किया था. वो कह रहा है the difference between the number and its integral value, मतलब किसी नंबर x और उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन. मतलब फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन इज डिनोटेड एज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. और हमने यही डिस्कस किया है अभी तक, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो. फिर वो क्या कह रहा है? वी फाइंड दैट द फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कही. हमने ये रियलाइज किया था या नहीं? अरे हमने जब सारे फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन निकाले, अब देखो जरा, हमने इवन नेगेटिव्स के भी निकाले तो वो भी 0.3 है, 0.4, इवन कहीं कहीं 0 कुछ भी आ रहा है, लेकिन वो कभी भी किसको क्रॉस नहीं कर रहा है. मतलब 0 भी आ रहा है, 0.8, 0.4. डू यू रियलाइज कि आप जब भी फ्रैक्शन पार्ट निकालते हो तो क्या होता है? मतलब मैं वर्स्ट केस इमेजिन करवाता हूँ क्लास. जैसे मान लो एक नंबर है 1.1, तो 1.1 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? 0.1. आपको समझ आया? वर्स्ट केस लेट्स से मैं इसको लेके जाता हूँ 0.9 तक. लेट्स से आपके पास एक नंबर है 3.9, तो 3.9 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? वर्स्ट केस क्या होगा भाई? 0.9. क्या आप इसको इससे बड़ा कर सकते हो? आप 0.99 ले आओगे, 0.9999 ले आओगे, लेकिन क्या आप इसको 1 बना पाओगे? नहीं बना सकते ना. जैसे ही आपने इसको 4 किया, मान लो आप चाहते हो कि मैं और बड़ा कर सकता हूँ, तो बड़ा करने की चाहत में आई होप आपको पता हो कि देयर इज अ थ्रेशहोल्ड, देयर इज अ लिमिट, कि आप एक लिमिट तक ही अपनी लिमिट्स को बाउंड्रीज को पुश कर सकते हो. उसके बियॉन्ड तो चीज़ें विल शैटर. डिड यू गेट माई पॉइंट? जैसे 3.9 के बाद अगर मैं इसको और बड़ा करना चाह रहा था कि नहीं मैं फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की वैल्यू और बढ़ा लूंगा सर, मैं इसको और बियॉन्ड ले जाऊंगा, तो प्रॉब्लम क्या है? जैसे मैंने 3.9 को बड़ा किया, लेट्स से 4, तो 4 होते ही क्या हो गया? वो 0. सो चीज़ें ऐसे चलती हैं, मतलब इट गोज लाइक अप, फिर वो शैटर हो जाती है. मतलब आप उसको उठा रहे हो लेकिन उसका थ्रेशहोल्ड है वो फिर गिर जाएगा. आई होप ये आपको बात समझ आ रही है. तो बात बड़ी आसान सी है कि फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन हमेशा मिनिमम वैल्यू जो एक्वायर करेगा 0. आप देखो ना, आप नेगेटिव वैल्यू भी ले लो, आप ले लो लेट्स से -7.9, तो -7.9 का फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन क्या होगा? पे रियलाइज 0.9 नहीं होगा. 7.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -8 से ये 0.1 डिस्टेंस पर है. मान लो अगर आप ले लेते थे -8.2, तो -8.2 का फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन क्या होगा? -8.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -9, और -9 से कितना दूर है? ये 0.8 डिस्टेंस दूर है. सो डू यू रियलाइज फ्रैक्शन पार्ट मतलब फ्रैक्शन मतलब क्या? ये हमेशा 0 से 1 के बीच ही लाई करेगा. और टू बी वेरी ऑनेस्ट 0 इंक्लूडेड होगा और 1 नहीं. मतलब किसी भी नंबर का जब आप फ्रैक्शन पार्ट निकालेंगे, तो हमेशा 0 या उससे बड़ा या फिर 1 से हमेशा 1 से छोटा होगा. क्या आपको ये लाइन समझ आई? वो यहाँ पे यही तो कह रहा है, आपने सुना नहीं, आप ध्यान से देखो. वो यहाँ पर कह रहा है, बहुत ध्यान से फोकस्ड होकर सुनिएगा स्टूडेंट्स, दैट any number, the fraction part of any number is always non-negative. पहली बात तो non-negative होता है. To be very honest, to be more precise, it is always less than 1. मतलब हमेशा किसी भी नंबर का
किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो एंड इट विल ऑलवेज बी less than 1. Will you all remember this property? Apart from that, can you tell me one more thing? ज़रा सोच के बताओ students. Look at the screen everyone. ज़रा सोच के बताओ. जैसे मैं ले लेता हूँ let's say 3.8 और जैसे ही 3.8 का फ्रैक्शन पार्ट लिया तो कितना होता है स्टूडेंट्स? दैट्स 0.8. और मान लेते हैं मैं इस फ्रैक्शन पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी ले रहा हूँ, तो मैं ले रहा हूँ 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो कितना हो जाएगा? 0. ये क्या हुआ सर? ये तो कुछ अजीब ही हो गया. चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं. लेट्स से मैं एक और नंबर ले लेता हूँ. मैं नंबर ले लेता हूँ लेट्स से -7.6. लेट्स से मैं -7.6 का फ्रैक्शन पार्ट ले लेता हूँ. जैसे ही मैं -7.6 का फ्रैक्शन पार्ट लूंगा तो -7.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -8 से ये -8 से ये 0.4 डिस्टेंस पे होगा, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा स्टूडेंट? 0.4. और जैसे ही 0.4 आ रहा है तो अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूंगा तो 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0. सर ये तो होना ही था. ये इसलिए होना था क्योंकि आप बात समझो कि सर कोई नंबर जो है जिसका फ्रैक्शन पार्ट 0 से 1 के बीच होता है, मतलब किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट निकालोगे तो 0 से 1 तक होता है, 1 भी टच नहीं करता है. तो अगर किसी भी फ्रैक्शन पार्ट का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूँ, तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हो तो आप ये बात नोट डाउन कर रहे हो क्या कि जो अंदर वैल्यू है सर, ये जो अंदर वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच में है. ये जो वैल्यू लिखी है 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे 0 से 1 के बीच वैल्यू इमेजिन करो, 0, 0.1, 0.2, 0.9. इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर से 0 होगा. डिड यू गेट माई पॉइंट? माई पॉइंट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज 0. सर ये इंटीजर्स के लिए भी ट्रू होगा क्या? हाँ होगा, मतलब क्यों नहीं होगा, बात को समझो. जैसे आपके पास एक इंटीजर था 4 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? 4. आई एम रियली सॉरी, 4 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? 4 का फ्रैक्शन पार्ट होगा 0. और अब तो सर बात ही खत्म होगी ना. 4 का जैसे ही आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे यानी आप 0 का लेंगे, मतलब जैसे ही आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे 4 के फ्रैक्शन का, तो वो कितना होगा? 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट्स 0. क्या आपको यहाँ तक समझ आया? आपको चीज़ें क्लियर हो रही है? अच्छा सर ये तो हुआ कि पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर रखा और फ्रैक्शन अंदर रखा. क्या ऐसा भी कर सकते हैं? क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अंदर रख लें और फ्रैक्शन पार्ट बाहर? हाँ कर सकते हैं. और सोच के देखो, क्या आपको ये बात याद है? चलो इससे पहले मैं एक और बात करता हूँ. मतलब बहुत सारी बातें एक साथ होती चली जा रही हैं, तो मैं बहुत सारी बातें मिक्स कर रहा हूँ, बट मैं चलो चीज़ें थोड़ी सी ऑर्गेनाइज रखता हूँ. मुझे एक बात बताओ, सारी बातें भूल जाओ. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, किसी भी नंबर का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हो तो क्या होता है? वो एक इंटीजर होता है, -3, -2, +1, 3, 0 ऐसा कुछ. तो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज व्हाट? इज ऑलवेज एन इंटीजर. मतलब ये जो वैल्यू है हमेशा इंटीजर है. और याद करो जब आप किसी वैल्यू का फ्रैक्शन पार्ट लेते हो और मान लो आपने किसी इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट लिया तो हमेशा क्या होता है? 0. अरे मैं क्या कह रहा हूँ सर, आप 3 का फ्रैक्शन पार्ट लो तो 3 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? ये क्या लिख सकते हैं? 3.0. तो क्या हुआ? 0. सर आप ले लो -7 का फ्रैक्शन पार्ट, तो -7 क्या होता है? -7.0. तो वो क्या हो सकता है? वो ऑब्वियसली वापस क्या होगा? 0. मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, मैं एक बहुत सिंपल सी बात कंक्लूड करना चाह रहा हूँ. बात यह है भाई कि जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का, किसी भी नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर का, मतलब किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट लेंगे तो वो भी क्या होगा? 0. क्या आपको ये सोल्यूशन समझ आया? इस सोल्यूशन का मतलब है, मैं एक छोटी सी बात कंक्लूड करना चाह रहा हूँ. आई होप आपने ये बात सीखी. ये बात क्या थी भाई कि फ्रैक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एनी नंबर इज 0. सो इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी नंबर इज ऑल्सो 0. यानी मैं फाइनली कंक्लूड कर सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकर किसी का फ्रैक्शन पार्ट ले लें या फिर फ्रैक्शन पार्ट लेकर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें, ये दोनों ही वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल होंगी. क्या आपको ये बात याद रहेगी? क्या आपको ये बात समझ आई? स्टूडेंट्स किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछिए, कहीं भी कोई परेशानी है तो पूछिए, कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. अगले आने वाले लेक्चर्स में आई विल इंश्योर कि मैं उन सारी चीज़ों को एड्रेस करूँ और रिजॉल्व करूँ. चलिए अगर इतना क्लियर होता है तो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, या रादर पीछे जाके वापस चेक करते हैं कि क्या यही वो प्रॉपर्टी थी जिसकी वो बात कर रहे थे. हाँ देखो सर, अगर x एक इंटीजर है, अगर x एक इंटीजर है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि x और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सेम होगा? और अगर ऐसा है तो इंटीजर्स का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है भाई? 0. और यहाँ से एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है कि किसी भी नंबर का, रादर ये सिर्फ इंटीजर के लिए ट्रू नहीं है, ये तो दुनिया के सारे नंबर्स के लिए ट्रू है कि किसी भी नंबर का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो वो इंटीजर होगा, और इंटीजर्स का जब आप फ्रैक्शन पार्ट लेंगे तो वो क्या होगा भाई? वो होगा 0. क्या ये पूरा सोल्यूशन आपको समझ आया? क्या आपको किसी भी स्टेप में कोई डाउट है? अगर है तो प्लीज़ पूछिए.
आई थिंक फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो चुका है। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन आपको अच्छे से समझ आया, और अगर समझ आया तो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करके उसको और कंसोलिडेट करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई कि किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट कैसे लेते हैं, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव, इंटीजर्स, जीरो, इन सब का फ्रैक्शन पार्ट। और फ्रैक्शन पार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टूडेंट जो मैं बार बार सिखाना चाह रहा हूँ कि आप उसे रटिएगा मत, उसे याद रखिएगा कि फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन इज ऑलवेज रिटन एज द नंबर माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्लीज इसे याद रखिएगा। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन ऑफ अ नंबर इज नथिंग बट द नंबर माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस इज हाउ विल वर्क आउट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये प्रॉपर्टी आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है। और अगर इतना समझ आया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। These are all the properties I was talking about। एक बात बताओ सोच के क्लास, क्या हमने ये ज़रूरी, सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है? तुम सोच के देखो क्लास, वो कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब आप ऑलरेडी एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर ले चुके हो। हमने डिस्कस किया था ना, जैसे मान लो मैं 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना चाह रहा हूँ, तो सर आप एक ही बार अप्लाई कर दो, बार बार अप्लाई करने का देयर इज नो पॉइंट। व्हाई इज देयर इज नो पॉइंट? 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब ये इनर मोस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप सॉल्व करोगे तो वो कितना होगा भाई? 3। और आप 3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हो, तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही होगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर 3 होगा, तो ये फाइनली 3 आने वाला है। तो वो तो इसी की वैल्यू थी ना। तो पॉइंट इज कि किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, किसी भी नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो सिंपल एक ही बार उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते, उसके इक्वल होता है। क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद रहेगी? और अगली जो प्रॉपर्टी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है, आई थिंक वो प्रॉपर्टीज तो मुझे डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। क्या वो जरूरी है? हमने ये डिस्कस कर लिया है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी फ्रैक्शन पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर या किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट हमेशा 0 होता है। और ये क्यों होता है, क्या आपको याद है? सर सीधी सी बात है ना, जैसे ही आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लोगे तो वो एक इंटीजर होगा, और इंटीजर्स का फ्रैक्शन पार्ट तो 0 होता है। दूसरी बात, आप जैसे ही फ्रैक्शन पार्ट ले लोगे तो फ्रैक्शन पार्ट 0 से 1 के बीच होता है, और 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। तो आपको मैथमेटिकली बातें समझ आ रही हैं कि अगर आपको मैथमेटिकली अगर चीज़ें पता हैं तो आप कितना इजीली इनको वर्कआउट कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। सर ये क्या लिख रहा है अजीब सी बात कि सर किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, सॉरी ये सही है क्या है गलत, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमेशा उस नंबर से छोटा और उसके 1 से बड़ा होता है। बिल्कुल सही, ये उल्टा लिखा है इसने, बहुत सही लिखा है, ध्यान से पढ़िए। मैंने जो अभी तक सिखाया आपको वो कुछ और था, मैंने जो सिखाया था वो क्या था और ये क्या है, मैं दोनों बातें बताता हूँ। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बातें हैं। इसने जो लिखा है वो समझते हैं पहले। इसने जो लिखा है वो ये लिखा है कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो एक्स है, ये हमेशा किससे बड़ा होता है क्लास? ये हमेशा बड़ा होता है x-1 से, और ये हमेशा बड़ा या छोटा होता है x से। ये हमेशा बड़ा होता है x-1 से। I'm really sorry, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, ये बड़ा होता है x-1 से और इक्वल या छोटा होता है x के। मैंने जो आपको प्रॉपर्टी बताई है वो थोड़ी एक अलग प्रॉपर्टी है। वो क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स? मैंने जो प्रॉपर्टी बताई है कि कोई भी एक नंबर है वो हमेशा इक्वल या बड़ा होता है उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर से, और हमेशा छोटा होता है उसकी एक वैल्यू ज़्यादा के ग्रेटेस्ट इंटीजर से। और ये एक अलग प्रॉपर्टी है, मतलब ये एक अलग प्रॉपर्टी और वो एक अलग प्रॉपर्टी। वहाँ पे वो नंबर की रेंज उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म में दिखाई गई है। यहाँ पे किसी के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू नंबर्स के टर्म्स में दिखाई गई है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? अगर ये बात समझ आ रही है तो बड़ी आसान सी बात है क्लास। ये बात तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब मैं बस ये बात समझाने जा रहा हूँ, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? मान लो एक नंबर है 3, या रादर ले लेते हैं 3.2। सो अगर मैंने नंबर लिया 3.2 और मैं लेता हूँ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? ज़रा सोच के बताओ स्टूडेंट्स। 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा भाई? 3। अच्छा, क्या 3 3.2 से छोटा या उसके इक्वल है? क्या 3 3.2 - 1 यानी 2.2 से बड़ा है? तो आर यू रियलाइजिंग 3 जो है वो 3.2 और 2.2 से बीच में ही है। सिमिलरली क्या आप ये किसी इंटीजर वैल्यू के लिए चेक कर सकते हैं? जल्दी से किसी इंटीजर वैल्यू के लिए ट्राई करिए और फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। क्विकली ट्राई इट एवरीवन। आई होप आपने इंटीजर वैल्यू के लिए भी ट्राई किया। मैं क्यों चाहता हूं कि आप इंटीजर वैल्यू के लिए ट्राई करिए? ध्यान से देखो, जब आप इंटीजर वैल्यू के लिए ट्राई करोगे तो कुछ अच्छा सा होगा। क्या अच्छा सा होगा? वो इक्वल की तरफ जाने लगेगा। देखो क्या कह रहा हूँ, मान लो 3.2 की जगह में कोई इंटीजर वैल्यू ले लेता, लेट्स से 5, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? सर 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 खुद होता है, तो क्या होगा? क्या 5, ध्यान से देखो, क्या 5 के इक्वल या उससे छोटा या 5 - 1 से बड़ा है?
हाँ सर है। आई होप बहुत स्टैंडर्ड सी, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। प्लीज़ इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि इन पर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब ब्रैकेट नहीं बनाता हूँ वरना आप सोचेंगे फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी, इन्हें प्लीज़ याद रखिएगा। मतलब मेरा यकीन करो, जेईई मेंस और एडवांस में इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, और इसीलिए हम इतनी बारीकियों को समझ रहे हैं, हम इतनी डिटेल्स में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हर चीज़ अगर आपके ब्रेन में रखी हुई है तो जब भी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ होगा और ऐसी कुछ चीज़ें लग रही होंगी तो फटाफट क्लिक हो जाएंगे। और अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम डीपीपीस करेंगे जहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो मैं याद दिलाऊंगा कि देखो ये पढ़ाया था, वो पढ़ाया था, देखो ऐसे यूज़ होता है। फिर हम MCQs करेंगे, वहाँ पे आपको और ब्रेन में आएंगी चीज़ें कि देखो ऐसे 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 होती हैं। और MCQs के बाद हम PYQs करेंगे, जहाँ पे आपको और समझ आएगा कि देखो पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस में जब मैं बोलूँगा कि देखो वो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो ये ऐसी लगती है, या ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो ऐसे लगती है। तो थ्योरी जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो बहुत ऐसे से पढ़ो, क्योंकि थ्योरी में ही सब कुछ है। पर ऑब्वियसली थ्योरी याद तब रहेगी जब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस करेंगे। एंड इसके लिए आई विल इंश्योर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा DPP, MCQ और PYQs करवाऊँ। बट पहले आप थ्योरी अच्छे से पढ़िए, है ना। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगर यहाँ तक समझ आया, आई थिंक फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन को लेके अब कोई और प्रॉपर्टी बाकी नहीं है। आपने सारी प्रॉपर्टीज समझी आई बिलीव। हम यहाँ तक तो सारी चीज़ें कर ही चुके हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं जल्दी से। अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर करना शुरू करूं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे सामने आ रही है, क्या ये प्रॉपर्टी आपको याद है? आई थिंक ये प्रॉपर्टी ही वो है जो हमने डिस्कस किया, और ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। 0 के इक्वल भी हो सकता है। क्या आपको ये बात याद है? और अगर ये बात याद है तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। ये क्या लिख रहा है क्लास? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आपको आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है क्लास, और बहुत मज़ेदार सी बात है। आप समझो इसको। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? सुनना, जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 7.8। मेरे पास क्या लिखा हुआ है? 7.8। मैं इसका क्या लेना चाह रहा हूं? फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। 7.8 का फ्रैक्शन पार्ट लेने से पहले क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था अंदर ही अंदर 7 प्लस 0.8? चलो 0.8 नहीं लिखना है, मेरा कुछ और लिखने का मन है, पर लिख लो। मतलब मैं कुछ और लिख के भी बता ही दूंगा, बात वही होनी है। पर पहले इसको ऐसे समझ लो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 प्लस 0.8? जैसे ही आपने इसको ऐसा लिखा ना, तो इसमें से इसका इंटीजर पार्ट हटा दो। मतलब इसको लिख दो, क्या लिख दो? 7, और बाकी बचा हुआ पार्ट ऐसा कैसा रहने दो। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी किसी नंबर को आप ऐसे लिख पाओ कि उसका इंटीजर पार्ट और उसका फ्रैक्शन पार्ट, तो उस फ्रैक्शन पार्ट में से इंटीजर पार्ट बाहर निकाल दो। मतलब ये इंटीजर पार्ट बाहर निकाल दिया, मतलब ऑब्वियसली फ्रैक्शन पार्ट तो लगाना ही पड़ेगा। तो बता सकते हो 7 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है क्लास? 7 का फ्रैक्शन पार्ट ऑब्वियसली क्या होगा भाई? 0। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा A प्लस B पे फ्रैक्शन पार्ट लगाए तो आप A पे अलग और B पे अलग लगा सकते हो। मैं ये कब कर रहा हूँ? जब मैंने उसमें से उसका इंटीजर पार्ट अलग कर लिया और फ्रैक्शन पार्ट अलग कर लिया। मतलब मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि ये वही बात है। कौन सी बात है सर? 0 प्लस 0.8 का फ्रैक्शन पार्ट 0.8, तो कितना आ रहा है? 0.8। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी नंबर को आप ऑलरेडी अंदर ही अंदर ऐसा लिख पा रहे हो, कैसा लिख पा रहे हो? तो 7.8 को हम क्या लिख पाए? 7 प्लस 0.8। मतलब मैंने इसमें यहीं के यहीं इसका इंटीजर पार्ट और इसका फ्रैक्शन पार्ट अलग कर दिया। अरे दुनिया के सारे नंबर्स उसके इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट के सम में लिखे जा सकते हैं ना। ये हमारा नंबर है पूरा। लाइक नंबर था 7.8, उसको मैंने क्या लिख दिया? 7 उसका इंटीजर पार्ट और उसका फ्रैक्शन पार्ट 0.8। तो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है? किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है? ये। क्या आपको ये बात समझ आई? मतलब अगर कोई पूछे आपसे किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, तो उसका इंटीजर पार्ट हटा दो और बचा क्या? फ्रैक्शन पार्ट। तो वह f जो वैल्यू है वही तो उसका फ्रैक्शन पार्ट है। ये बात थोड़ी डाइजेस्ट हुई? अगर नहीं हुई तो मैं एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। पहले आप इस प्रॉपर्टी को समझो। उसने क्या लिख रखा है? उसने लिख रखा है कि सर अगर आप किसी भी नंबर को लिख पा रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये फ्रैक्शन पार्ट पे भी ट्रू है बाय द वे। मैं इसको भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बता देता हूँ। चलो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पे ही समझ लेते हैं पहले। ग्रेटेस्ट इंटीजर पे कुछ ऐसा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर पे कुछ कैसा है सर? ग्रेटेस्ट इंटीजर पे ऐसा है जैसे मान लो आपसे बोला जाता 5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपसे क्या बोला जाता? 5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। कैसा लिख सकते हो? आप लिख सकते हो उसको 5 प्लस 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब जल्दी से बताओ 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलो। 5 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा स्टूडेंट्स? 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0। तो क्या आप रियलाइज कर रहे हो कि 5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 होता है? वो यही तो कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि एक नंबर लिखा हुआ है n प्लस एक्स फॉर्म में, अगर एक नंबर लिखा हुआ है n प्लस एक्स फॉर्म में जहाँ पे n क्या है? वेयर n इज एन इंटीजर, तो आप लिख सकते हो वैसे n मतलब इंटीजर पार्ट बाहर, क्योंकि
इंटीजर पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी तो इंटीजर ही होगा, तो देयर इज नो पॉइंट, दैट इट मेक्स नो सेंस कि आप उसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला एक्सप्रेशन अप्लाई करें और फिर बचे हुए नंबर पर आप अप्लाई कर दें। क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई? कि आपको ये डिटेल में क्लियर हुआ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये फंक्शन इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है और हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे? और अगर ये समझ आया तो आई थिंक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ ये। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आ रही है क्लास, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आ रही है और ये बहुत ही मज़ेदार सी बात है। ये बात क्या है वो समझो क्लास। पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैं एक नंबर उसके नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहा हूँ। मैं क्या ले रहा हूँ सर? मैं लेता हूँ 2.3 और इसके नेगेटिव 2.3 के नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम। क्या आप मुझे सिखा सकते हो कि 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है? सर 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है 2। आपको क्लिक हुआ। और -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जल्दी सोचो, -3 याद आया, सो इट विल बी -3। और ये फाइनली वैल्यू कितनी आ रही है? ये फाइनली वैल्यू आ रही है 1। क्या आपको क्लिक हुआ जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, अगर ये क्लिक हुआ तो एक और काम करते हैं सर, एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हैं लेकिन किसी और वैल्यू के लिए। अभी हमने क्या लिया? फ्रैक्शन वैल्यू के लिए। लेट्स से इंटीजर वैल्यू के लिए लेते हैं। इंटीजर वैल्यू मतलब कुछ और ले लेते हैं, लेट्स से 7। तो एक तरफ है हमारे पास 7 और एक तरफ है लेट्स से 7 का नेगेटिव विच इज़ -7। आई होप आप सबको ये दिखाई दे रहा है। अच्छा सर मुझे सिखाओ 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7, -7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -7 और ये कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 0। क्या आपको एक बात क्लियर हुई? बाय द वे मैंने गड़बड़ कर दी, ये -1 होगा। आई एम रियली सॉरी। आई होप मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि ये 2 है और ये -3 है, तो 2 - 3 वुड बी -1। आई होप ये बात क्लियर हुई। मतलब पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि अगर एक नंबर और उसके नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया जाए तो अगर वो डेसिमल है तो कितना होता है? -1। और अगर वो इंटीजर है तो वो कितना होता है? 0। अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो एक बार जल्दी से इस प्रॉपर्टी को देखो, जल्दी से यहाँ पे देखो और समझ के बताओ। सॉरी, जल्दी से यहाँ देखो और समझ के बताओ समझ आया कि नहीं। ये वाली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, इसे देखो, पढ़ो जल्दी से और समझो एवरीवन क्विकली। आई होप आपको ये बात समझ आई कि किसी भी नंबर के साथ अगर उसका नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब किसी नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ उसके नेगेटिव के ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऐड करें तो हमेशा 0 होता है अगर वो इंटीजर हो, और वो -1 होता है अगर वो इंटीजर नहीं हो। क्या आपको ये बात याद रहेगी? सर ऐसा फ्रैक्शन पार्ट में भी कुछ कुछ होता है क्या? देख लेते हैं। कुछ कुछ होता है क्या? मतलब करण जौहर की मूवी नहीं, कुछ कुछ होता है मतलब यहाँ पे कुछ होता है या नहीं? तो देखते हैं जल्दी से यहाँ पे क्या होता है। जल्दी से फोकस करेंगे क्लास एवरीवन। हमारे पास क्या चीज़ें हैं? हम जोड़ रहे हैं किसी नंबर के फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन को उसके नेगेटिव के फ्रैक्शन पार्ट के साथ, है ना। अभी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट को ऐड किया, किसी नंबर के नेगेटिव के साथ दोनों को ऐड किया। इस बार ऐसा करने की कोशिश करते हैं। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि एग्जाम्पल्स के थ्रू समझो, क्योंकि उससे ना चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं। आप एक्चुअली समझ पाते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसका बिहेवियर मुझे 2 तरीके से दिखता है। कब दिखता है सर? एक तो तब जब x क्या हो इंटीजर, और एक कब जब x इंटीजर नहीं हो। नहीं हो मतलब डज नॉट बिलोंग टू, इंटीजर मतलब आई होप आपको ये साइन समझ आने लगे। और अगर ये समझ आने लगा है तो मैं जल्दी से सोचूंगा कि सर एक काम करते हैं, पहले एक इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 3। तो 3 का फ्रैक्शन पार्ट में अगर मैं -3 के फ्रैक्शन पार्ट को ऐड करूँ तो फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है? 3 का फ्रैक्शन पार्ट आई होप आपको याद होगा 0 होता है, -3 का फ्रैक्शन पार्ट भी 0 होता है, तो ओवरऑल कितना आ रहा है? 0। मतलब सर इसकी वैल्यू 0 होगी अगर ये क्या है? ये। आई होप आपको ये समझ आया। चलो यहाँ पे थोड़ा सा और सोचते हैं। अगर ये इंटीजर नहीं होता तो कोई भी नंबर होता, लेट्स से 3.2, तो ये होता 3.2 का फ्रैक्शन पार्ट। लेकिन यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे होता -3.2 का फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट आपको याद होगा 0 से 1 के बीच होता है हमेशा। तो 3.2 का फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है स्टूडेंट्स? दैट विल बी 0.2। लेकिन -3.2 का फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा? डू यू रिमेंबर -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -4, और -4 से -3 की जो डिस्टेंस है दैट्स 0.8। तो ये कितना आएगा भाई? दैट विल बी 0.8। और जब 0.2 और 0.2 को 8 को ऐड करेंगे तो दैट विल बी 1। सो डू यू गेट माई पॉइंट? माई पॉइंट वॉज कि सर x प्लस मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ नेगेटिव x रिजल्ट्स इनटू 1 व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर। डिड यू ऑल गेट दिस पॉइंट? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थ्योरी? मतलब मैं बड़ी सिंपल सी बात आपको बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर अगर किसी नंबर के फ्रैक्शन पार्ट के साथ उसके नेगेटिव के फ्रैक्शन पार्ट को ऐड करें तो वो 0 होगा हमेशा अगर वो x एक इंटीजर है, और वो 1 होगा हमेशा अगर x एक नॉन इंटीजर है। आई होप ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ आई। फिर ये क्या कह रहे हैं लोग? सर ये तो बड़ी अजीब सी बात है, तो हमारे समझ ही नहीं आ रही है, पता नहीं ये लोग क्या क्या लिख दे रहे हैं। चलो समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी आसान सी बात है, अगर आप इस प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना।
कोई ज़्यादा खास बात है नहीं, वो बड़ी सिंपल सी बात है, उसे बस जल्दी से हम उसे कल्मिनेट करेंगे और हम समझेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो ये कह रहा है क्लास कि दो नंबर हैं, मान लो दो नंबर हैं x और y, तो इनका सम कुछ ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। देखो आप जल्दी से, अगर दो नंबर्स के सम का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो वो हमेशा इनके सम के इक्वल हो सकता है, इनके इंडिविजुअल सम के। आई थिंक यहाँ पे टाइपो है, या फिर वो ये कह रहा है कि देखो मैं दोनों सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक सिनेरियो लेते हैं, मैं तो तुम्हें इसको अलग तरीके से बताता हूँ, है ना, ये सारी बातें भूल जाओ। हम यहाँ हैं, इसको हम हटाते हैं और इसको जैसे ही हम हटाएंगे तो हमारे पास ये सिनेरियो आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, x और y दो ऐसे नंबर लेता हूँ जिनकी वैल्यू 0.5 से कम है, मतलब उनका जो डेसिमल पार्ट है वो 0.5 से कम है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि मैं x की एक वैल्यू ले लेता हूँ लेट्स से 3.4 और y की वैल्यू ले लेता हूँ लेट्स से 7.2। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका जो 0.4 है 0.5 से कम है, उसका जो 0.2 है वो भी 0.5 से कम है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आप जल्दी ही समझ जाएंगे। अब समझना बात को क्लास, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई कर रहा हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई क्या हो जाएगा क्लास, अगर ये मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं करना चाह रहा हूँ 3.4 प्लस 7.2। और जैसे ही आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हो तो 3.4 प्लस 7.2, देखो 7 और 3 10, 4 और 2 6, तो कितना हो जा रहा है 10.6। ये कितना हो जा रहा है क्लास 10.6। लेकिन जब ये 10.6 हो जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जब ये 10.6 हो जा रहा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है 10। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं अलग अलग निकालता हूँ, मैं अलग अलग निकालता हूँ, मतलब मैं 3.4 का अलग निकालता हूँ और 7.2 का अलग से निकालता हूँ। सो 3.4 का जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग से निकालता हूँ और 7.2 का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग से निकालता हूँ तो कितना आता है क्लास, ये आता है 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 और 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लियरली कितना आता है स्टूडेंट 7। सो दैट्स 3 प्लस 7 एंड दैट्स अगेन, आई होप मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, 3 प्लस 7 दैट्स अगेन 10। मैंने 0.5 से कम थोड़ा एक मोटिव एक इंटेंट के साथ लिए थे, मतलब वो कंडीशन 0.5 नहीं, वो कंडीशन कुछ और है, बट मैं आपको ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर इन दोनों का सम 1 को क्रॉस ना करे, मतलब मान लो ये दोनों वैल्यूज कुछ ऐसी होती, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई, ये ऐसा हमेशा ज़रूरी हो, ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई को आप लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, बशर्ते ये जो सम गया है ना 0.6, ये 0.6 के बियॉन्ड ना जाए। 0.6 के बियॉन्ड ना जाए मतलब 0.9 के बाद 0.1, मतलब 0.9 के बाद अगर ऐड करें तो 1, मतलब इसको वो 10.6 को 11 ना बना दे, मतलब 11 के बाद कुछ ना बना दे। देखो ऐसा कब होगा, मैं वो सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं उस बात पे आऊँगा कि उसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैं एक अलग सिनेरियो ले लेता, इसके बजाय अगर मैंने सिनेरियो लिया होता कुछ ऐसा, समझिएगा बहुत ध्यान से, मान लो हम ले लेते दो नंबर्स कुछ इस तरीके से, कैसे, अगर हमारे पास x जो होता वो होता लेट्स से 3.7 और y जो होता वो होता लेट्स से 7.6। अब पता है प्रॉब्लम क्या होती, आप एक काम करो, आप पहले ले लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई, बताओ कितना आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई लेंगे तो 3.7 प्लस 7.6, अब मैं सीधा ऐड कर दूँ, 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 6 13, 1.3 प्लस 10 दैट्स 11.3। और क्या आप मुझे सिखा सकते हो कि 11.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी 11। डिड यू ऑल गेट माय पॉइंट। अब एक बात बताओ, अगर मैं इनके इंडिविजुअल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेता, मतलब मैं लेता 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मैं अलग से लेता 7.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो अब क्या हो रहा है, 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, वो हो जा रहा है 3, है ना, और 7.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो रहा है, वो हो जा रहा है 7। तो आपको समझ आ रहा है 7 प्लस 3 कितना आ रहा है 10। तो एक प्रॉब्लम है, ये जो 10 है ये 11 से कितना है, एक कब, मतलब ये बात हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब सर आपने गड़बड़ कर दी, ये भी हो सकता है, या फिर इसकी वैल्यू एक और हो सकती है, क्या हो सकती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1। तो ये कब होगी और ये कब होगी, सर बड़ी आसान सी बात है, जब इनका सम, इन डेसिमल वैल्यूज़ का सम 1 से छोटा हो, मतलब 0.4 और 0.2 का सम था 0.6, 0.6 की होने की वजह से 11 तक नहीं गया, और 11 तक नहीं गया मतलब 10.6, 10.8, 10.9 तक जाएगा, और 10.9 तक जाने से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 ही बना रहेगा।
लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब आप 0.7 और 0.6 का सम कर ले रहे हो, जब आप 0.7 और 0.6 का सम कर ले रहे हो तो सम कितना आ रहा है 1.3, 1 के बियॉन्ड चला गया। तो इसका सम तो 10 है, बट 10 में जब 1.3 ऐड किया तो वो 11.3 हो गया, और उस वजह से ग्रेटेस्ट इंटीजर 11 हो गया। मतलब आप कंक्लूड कर सकते हो कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y which is लेस देन 1। अरे यही तो बात है सर, देखो ना 0.4 और 0.2 कितना था, 0.6 और 0.6 1 से छोटा था तो वो उसके ही इक्वल था। लेकिन जब जब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y 1 से बड़ा होगा, I'll rewrite it, जब ये 1 से बड़ा होगा, देखो ना ये 1 से बड़ा हो रहा है, कब बड़ा हो रहा है 7.2, I'm really sorry, 3.7 और 7.6 का फ्रैक्शन पार्ट देखो, 0.7.6 कितना हो रहा है 1.3, अरे 3.7 का फ्रैक्शन पार्ट क्या है 0.7, 7.6 का फ्रैक्शन पार्ट क्या है 0.6, 0.7 प्लस 0.6 1.3, और जैसे ही ये फ्रैक्शन पार्ट्स का सम 1 से बियॉन्ड गया यानी 1.3, तो हमें एक ऐड करना पड़ा, हमें 1 क्यों ऐड करना पड़ा, क्योंकि इस बार वो सम कितना हुआ 11। क्या ये फॉर्मूला और इसके बेसिक्स आपको समझ आए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्रूशियल सा फॉर्मूला है। इस रिजल्ट को प्लीज़ याद रखने की कोशिश करना, इस रिजल्ट को हमेशा याद रखना है, रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। ये जो रिजल्ट मैंने फाइनली यहाँ लिखा है, ये रिजल्ट काफ़ी काम का है स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट को प्लीज़ याद रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है। आई होप आपने यहाँ तक सारी चीज़ें नोट डाउन की, अगर लग रहा है तो टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली। आई होप आपने अभी तक सारी ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को समझा और आपको सारी प्रॉपर्टीज़ को लेके एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। अब देखते हैं कि कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके। अगर आप चाहें या रादर मैं चाहूँगा कि आप ऐसा करें कि आप इन क्वेश्चंस के पास, जब मैं क्वेश्चन शो करूँ तो आप पहले वो वीडियो पॉज करें, वो क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करें और फिर ये सोल्यूशन देखें। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू पॉज दिस वीडियो राइट नाउ, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस और खुद से ट्राई करिए। एनीवे, अगर आपने वीडियो पॉज किया तो अब आप सोल्यूशन देखिए, हम साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से समझिए क्लास। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जब वो इक्वेशन सॉल्व करने की बात कर रहे हैं तो वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि आप x की वैल्यू फिगर आउट करें, मतलब पता करें कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो जब भी देखो उसने कितना खतरनाक कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, उसने मॉड भी दे दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी दे दिया और फ्रैक्शन पार्ट भी दे दिया। तो क्या करें सर, बहुत अजीब सी चीज़ें हैं भाई, पर बहुत सॉर्टेड है। पता है जब ये दिखता है ना फ्रैक्शन पार्ट, तो चीज़ें आसान है। चीज़ें आसान इसलिए हैं सर क्योंकि मैं क्या करूँगा, मैं एक अच्छी सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। प्रॉपर्टी क्या है सर, मेरे पास प्रॉपर्टी है कि मैं हमारे x को, हमारा जो नंबर है x, हमारा जो नंबर है सर x, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ हमेशा, उसको मैं लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। बस इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज बहुत है, इससे बहुत हद तक बात बन जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है mod of 2x minus 1 is equal to, क्या दे रहा है वो, mod of 2x minus 1 is equal to greatest integer of 3x, 3 times greatest integer of x plus 2 times fraction part of x। तो वो लिखा है 3 times greatest integer of x plus 2 times fraction part of x। so that's your problem, that's your क्वेश्चन। हम इसे साथ में ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, बस शांति से सुनिएगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जिससे आपको समझ आएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है। समझो, देखो पहली बात तो ये कि क्या कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है सर कि ये काम करते हैं, या तो इसको या इसको हटाने की कोशिश करते हैं, और इसको या इसको मैं यहाँ से कुछ करके हटा सकता हूँ। क्या आपको मेरी बात समझ आई? आई होप आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। या तो इसको हटाते हैं या इसको हटाते हैं, और इन दोनों में से किसी एक को इसकी हेल्प से हटाते हैं। पर इन सबको हटाने से पहले आप एक बात याद रखिएगा कि आपको ये बात याद है कि सर किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। बस ये अगर बात याद है ना, आई होप आपको ये दिख रहा है, ये x है ना, ये x है। तो x का फ्रैक्शन पार्ट, मतलब किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट 0 से 1 के बीच होता है, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक काम कर सकता हूँ क्लास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x से रिप्लेस करता हूँ। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इसे तो ऐसा कैसा mod ऑफ 2x माइनस 1, लेकिन यहाँ पे इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, आई होप हम लिख सकते हैं इसे। तो लिखूंगा मैं 3 टाइम्स x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। बाय द वे ये नॉर्मल ब्रैकेट है, तो ये फ्रैक्शन पार्ट वाला ब्रैकेट नहीं है ना, तो मैं इसको एक नॉर्मल ब्रैकेट की तरह बना देता हूँ, ये नॉर्मल ब्रैकेट, ठीक है। और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आगे मुझे क्या दे जा रहा है, 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने क्या किया, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को
x माइनस फ्रैक्शन ऑफ पार्ट x से रिप्लेस किया है। तो हम अगर ऐसा करें तो इस तरफ क्या है भाई, इस तरफ वी हैव मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो ये तो क्या बन जाएगा 3x, तो इसे हम ऐसा कैसे रखते हैं 3x। अब सुनना बहुत ध्यान से, ये हो जाएगा -3 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x और ये है +2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। क्या आपको ये बात क्लिक हुई स्टूडेंट्स? आई होप इसको लेके कोई कन्फ्यूजन या परेशानी नहीं है। हमने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनिए, हमने कुछ नहीं किया, हमने बड़ी बेसिक सी बात की, हमने बड़ी बेसिक सी ये बात की 3 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। सो -3 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x गेव यू माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। आई होप यहाँ तक चीज़ें सॉर्टेड है। अब अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को इधर ले जा रहा हूँ, इस मॉड को उधर ले जा रहा हूँ, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिखने जा रहा हूँ क्लास, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 3x एज इट इज, और अगर मॉड को उधर लेके गए तो कितना हो जाएगा मॉड ऑफ 2x माइनस 1। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, और अगर यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे आपसे चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने में एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ये है कि सर इधर x और मॉड x चल रहा है और इधर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x चल रहा है, तो करें क्या? करने के लिए आप इसकी हेल्प लीजिए। मुझे ये पता है कि सर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करता है, और यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इसके इक्वल है। मतलब आप ये कंक्लूड कर सकते हो, कि सर ये जो वैल्यू है, सर चूंकि ये 0 से 1 के बीच होता है तो ये जो वैल्यू है इसके इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि सर 3x माइनस मॉड ऑफ 2x माइनस 1 ये जो है ये भी 0 से 1 के बीच ही होगा। डिड यू ऑल गेट दैट? आई होप यहाँ तक आपको सभी को समझ आया। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछेगा स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं और डिटेल में अगली बार क्लियर कर दूंगा, बट आई थिंक यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि आपको एक क्वेश्चन रियलाइज़ हुआ। हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, 3x माइनस मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। आपको याद आया, ये भी करना है वो भी करना है, मतलब बीच में क्या लगेगा एंड, यानी इंटरसेक्शन। यानी अब मैं 2 सिनेरियो सॉल्व करने जा रहा हूँ। दो कौन से सिनेरियो? एक ये सिनेरियो और एक ये सिनेरियो। पहला सिनेरियो क्या है क्लास, कि 0 से बड़ा होना चाहिए किसको, 3x माइनस मॉड ऑफ 2x माइनस 1 को, है ना। मैं काम करता हूँ, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 को इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 जो है, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 जो है वो किससे छोटा होना चाहिए, 3x से। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। एवरीवन विद मी सो फार। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 3x को यहाँ लिख रहा हूँ और मॉड ऑफ 2x माइनस 1 को इधर ले आ रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 3x। अच्छा, यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है सर? यहाँ पे निकल के आ रहा है, बड़ी सॉर्टेड सी बात है, बड़ी ही सिंपल सी बात है, कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो वैल्यू है 1 से छोटी है, मतलब ये लिखा हुआ है 3x माइनस मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इज लेस देन 1। सो कैन आई डू समथिंग हियर? यस वी कैन। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस 2x माइनस 1 के मॉड को उधर और 1 को इधर ले जा रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ 3x 1 को इधर लेकर आए तो माइनस 1 इज लेस देन मॉड ऑफ 2x माइनस 1। नाउ देयर आर 2 वेज, 2 तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। पहला तरीका, या तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि यू वांट टू गेट रिड ऑफ मॉड, आपको ये मॉड से फ्री होना है। सो अगर आपको ये मॉड से फ्री होना है तो बेस्ट आइडिया इज़ कि आप हमेशा दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। आप हमेशा प्रॉपर्टी याद रखिए कि कभी भी कोई कहे कि सर ये जो है, ये मॉड x जो है, ये जो मॉड x है ये मॉड y से बड़ा है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि सर जो x स्क्वायर होगा वो y स्क्वायर से बड़ा होगा। आई रिपीट, ये जो x स्क्वायर होगा ये y स्क्वायर से बड़ा होगा। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज समझ आई। तो सिमिलरली मैं सेम प्रॉपर्टीज़ यहाँ अप्लाई करूँगा। या फिर इसको ऐसा सोच सकते हो स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक सी बात है, हमसे क्या कहा जा रहा है कि मॉड ऑफ 2x माइनस 1 3x से ग्रेट लेस देन इक्वल टू है। तो अगर इसका ये मॉड रिमूव करना है, तो क्या मैं इसको यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ कि सर ये जो 2x माइनस 1 है, ये जो 2x माइनस 1 है ये माइनस 3x से 3x तक होगा। क्या आपको ये बात याद आई? क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद है कि जब मॉड x a से छोटा या उसके इक्वल होता है तो x माइनस a से प्लस a तक होता है? बेसिक सी बात स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी स्टैंडर्ड सी बात। सिमिलरली जब यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है कि जो मॉड ऑफ 2x माइनस 1 है वो इससे बड़ा है, जो मॉड ऑफ 2x माइनस 1 है वो इससे बड़ा है, तो मैं क्या कहूँगा
कि ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है, मतलब जब x a से बड़ा होता है, याद आ रहा है, जब मॉड x a से बड़ा होता है तो हम कहते हैं x या तो a से बड़ा है या x माइनस a से छोटा है। तो मैं क्या कहूँगा यहाँ से, मैं कहूँगा कि सर 2x माइनस 1 बड़ा है 3x माइनस 1 से, और इसके अलावा क्या हो रहा होगा, या तो ये हो रहा होगा या फिर मतलब यूनियन लेंगे, या फिर लिखूंगा मैं 2x माइनस 1 छोटा है किससे, इसके नेगेटिव से, यानी 3x माइनस 1 के नेगेटिव से, यानी वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3x। ये पता है मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने बड़ी बेसिक सी ऑपरेशन परफॉर्म की है, जो आपने स्टैंडर्ड सी ऑपरेशन सीखी है। कौन सी ऑपरेशन मैं सिखाना चाह रहा हूँ वापस ध्यान से देखो। एक तरफ तो आपके पास ऑपरेशन थी कि मॉड x किसी वैल्यू से छोटा था, तो आपको याद है हमने सीखा था कि हम लिखते थे x जो है वो माइनस a से a के बीच में होगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो मैंने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ की है ये वही प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ x किसी वैल्यू से छोटा है। तो अगर मॉड ऑफ x किसी वैल्यू से छोटा है तो डेफिनेटली ये वैल्यूज़ यहाँ पर ऐसी होंगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट एवरी वन विद मी सो फार। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी कौन सी है सर, ये वो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, जब आपने सीखा था कि सर जब कोई कहे मॉड x a से बड़ा है, जब कोई कहे मॉड x a से बड़ा है तो हम कहते थे कि या तो x a से बड़ा होगा या फिर x जो है वो माइनस a से छोटा होगा। भाई वही तो प्रॉपर्टीज़ हैं, बस एक कंडीशन और अप्लाई कर दो सर आप। मतलब क्वेश्चन ऑल्दो थोड़ा सा लेंदी होता चला जा रहा है, बट घबराना मत, वी आर अबाउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बस एक कंडीशन और अप्लाई कर दो। क्या हमको ये याद है कि मॉड x जब 3x से छोटा है, जब मॉड x मतलब मॉड ऑफ समथिंग 3x से छोटा है, तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब ये वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि किसी का मॉड जीरो से छोटा नहीं होता है। तो एक कंडीशन यहाँ पे निकल के आ रही है कि ये बात तो ट्रू है ही है, इसके साथ एक बात ट्रू ये भी होनी चाहिए कि सर ये जो x है, ये जो 3x है, ये लेस देन ज़ीरो नहीं होगा, ये लेस देन ज़ीरो नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ नहीं होगा, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जो 3x है, जो 3x है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जो 3x है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई? सिमिलरली मैं यहाँ पे जब देख रहा हूँ तो हम ये सीखते आए हैं कि सर किसी भी नंबर का मॉड हमेशा किसी भी नंबर से, नेगेटिव या पॉजिटिव से, हमेशा बड़ा होता है। तो अगर ये 3x माइनस 1 नेगेटिव होता तो ये तो x की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होता। तो मैं यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई करूँगा वो ये कि सर 3x माइनस 1 कोई एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि हम जो चेक करते हैं वो क्या, कि जो ये मॉड ऑफ किसी का नंबर हम लेते हैं वो ये जो a होता है, आपको याद होगा ना कि जब हम यहाँ पर a लिखते थे तो ये a क्या होता था, एक पॉजिटिव वैल्यू। तो मैं यहाँ पर क्या कंडीशन अप्लाई करूँगा, मैं कंडीशन अप्लाई करूँगा कि ये जो 3x माइनस 1 से मॉड ऑफ x हमारा बड़ा है, मतलब मॉड ऑफ x जो a से बड़ा है, तो ये a जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। a मतलब क्या, 3x माइनस 1। तो यहाँ पर एक और कंडीशन लगाएंगे कि जो 3x माइनस 1 है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या, जो x है वो 1/3 से बड़ा होना चाहिए। आई होप बहुत कन्फ्यूजन नहीं हो रही है, मतलब ये होना चाहिए एंड ये होना चाहिए। गॉट माई पॉइंट? सिमिलरली यहाँ पे ये होना चाहिए, जब 3x ग्रेटर देन जीरो कह रहा है तो वो क्या कहना चाह रहा है कि x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। जब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले ये वाला पार्ट अलग सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला पार्ट अलग सॉल्व कर लेते हैं। गॉट माई पॉइंट? तो जब ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा क्लास, -3x जो है वो लेस देन इक्वल टू है 2x माइनस 1 के। 2x को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा क्लास, -5x, वो है लेस देन इक्वल टू -1 के। अब अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा क्लास, x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1/5 से। क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई है? मैं फिर से रिपीट करूँ, मैंने क्या किया, दोनों तरफ -5 से डिवाइड किया। तो -5/-5 1, -1/-5 1/5, लेकिन -5 से डिवाइड करने की वजह से ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यहाँ से एक और प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, एक और बात समझ के आ रही है कि ये मैं इसके इक्वल रखूंगा, मतलब ये और इनको कंसिडर करूंगा। तो जब 2x माइनस 1 3x के इक्वल है तो 2x को उधर लेके गए तो ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2x, दैट्स x। तो यहाँ से समझ के निकल के आ रहा है कि x जो है वो -1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब तीन चीज़ें निकल के आ रही हैं क्लास, तीन चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं, बहुत ध्यान से सुनना। x जो है वो 1/5 से बड़ा होना चाहिए, x जो है वो -1 से बड़ा होना चाहिए। तो ज़्यादा स्पेसिफिक बात क्या हुई, देखो एक बात ये भी थी कि x 0 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब ये तीनों लोग मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं, ये तीनों लोग मिलके मुझे कह रहे हैं, ये कह रहा है सर x 1/5 से बड़ा रखो, x -1 से बड़ा रखो, x 0 से बड़ा रखो। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, ज़्यादा सही आंसर क्या है सर? ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा ना कि x 1/5 से बड़ा रखो। देखो ऐसे समझो, मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, नंबर स्केल पे प्लॉट करो। ये वाला जो सिनेरियो नंबर स्केल पे प्लॉट करो, एक कह रहा है, मतलब एक जगह हमारे पास क्या है भाई, एक जगह है 0, मतलब एक जगह है -1, एक जगह है 0 और एक जगह है 1/5।
एक कहता है -1 से बड़ा, एक कहता है 0 से बड़ा और एक कहता है 5 से बड़ा। तो सबसे ज़्यादा सही पार्ट कौन सा है? जहाँ पे तीनों सही हैं, जहाँ पे तीनों सही हैं वो पार्ट है 1/5। तो कहना है इसे, इस पूरे हिस्से का जो कंक्लूजन है, इस पूरे लेफ्ट पार्ट का जो कंक्लूजन है वो ये है कि x शुड बी ग्रेटर देन 1/5 और रादर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5। आई शुड पुट एन इक्वल टू साइन एज वेल। ये हमारा कंक्लूजन निकल के आया इस पार्ट का। सिमिलरली अब मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा, तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहला तो ये वाला इक्वेशन, तो मैं एक काम करूंगा, -1 से -1 कैंसिल, 2x को उधर लेके गए तो 3x, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है क्लास? इसका कंक्लूजन है दैट x इज लेस देन 0। क्या आपको ये दिख रहा है जो मैं कह रहा हूँ? फिर से देखो, 2x को उधर लेके गए तो 3x - 2x x और -1 से -1 कैंसिल, तो बच रहा है x लेस देन 0। गॉट माई पॉइंट? सिमिलरली जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3x को इधर लेके आ रहा हूँ, तो 3x को इधर लेके आए तो कितना हुआ? 5x, और -1 को उधर लेके गए तो कितना हुआ? 2। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। मैं -3x को इधर लेके आए तो कितना हुआ? 5x, -3x प्लस मतलब -3x इधर आए तो +3x प्लस 2x 5x, और -1 को उधर लेके गए तो कितना होता है? 2। तो मैं यहाँ से कंक्लूड कर रहा हूँ कि x जो है वो 2/5 से छोटा है, x जो है वो 2/5 से छोटा है। अब सोच के देखो क्लास, ये कह रहा है मतलब दो बातें या रादर तीन बातें क्या? कि ये तो कह रहा था x 0 से छोटा होना चाहिए, ये कह रहा था x 2/5 से छोटा होना चाहिए, और ये कह रहा था x 1/3 से बड़ा होना चाहिए। आपको कॉन्ट्रडिक्शन समझ आ रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? ध्यान से सुनना। कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। कॉन्ट्रडिक्शन वॉज प्रिटी सिंपल कि एक नंबर स्केल है, नंबर स्केल पे एक पॉइंट था 2/5, मतलब यहाँ कहीं क्या होगा स्टूडेंट्स? 2/5। नंबर स्केल पे एक पॉइंट था क्या? 0, है ना, यहाँ कहीं होगा। 2/5 और 1/3 में छोटा कौन होगा स्टूडेंट्स? जरा परसेंटेज के थ्रू ट्राई करो। जैसे 1/5 अप्रॉक्सीमेटली 20% होता है, तो 2/5 40% और 1/3 33% होता है। तो 2/5 आगे होगा, 1/3 पीछे होगा, और यहाँ कहीं क्या होगा? 0। तो सुनिएगा ध्यान से, ये कह रहा है x इज लेस देन 0, मतलब x 0 से छोटा है। ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन 1/3, आई थिंक 1/3 से बड़ा ही होना चाहिए ना? हाँ सही है, 1/3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और ये कह रहा है x इज लेस देन 2/5, x इज लेस देन 2/5। सो डिड यू गेट देयर पॉइंट? द पॉइंट इज प्रीटी सिंपल। जहाँ पे तीनों सेटिस्फाई हो रहे हो, तो सर मुझे ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं दिख रहा है जहाँ पे तीनों सेटिस्फाई हो रहे हो। आई रिपीट, यहाँ पे ये दोनों है, यहाँ पे ये दोनों है, तो कोई भी ऐसा जोर नहीं है जहाँ पे तीनों सेटिस्फाई हो रहे हो। मतलब यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि x की कोई भी वैल्यू नहीं है, x की कोई भी वैल्यू नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए था? x की इस वैल्यू और x की इस वैल्यू का इंटरसेक्शन, क्योंकि ये और ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए थे। तो ये वैल्यू कह रही थी कि x की वैल्यू 1/5 से बड़ी या उसके इक्वल होनी चाहिए थी, और ये वैल्यू कह रही थी कि x की वैल्यू 5 होती है, मतलब कुछ नहीं होती है। तो 1/5 से बड़ी वैल्यू, जैसे आप इमेजिन करो यहाँ पे नंबर स्केल है, नंबर स्केल पे कहीं ना कहीं क्या होगा? 1/5। तो 1/5 से बड़ी सारी वैल्यू, और ये 5 है, 5 मतलब कुछ भी नहीं, तो कुछ का कॉमन कुछ भी नहीं के साथ क्या होगा? कुछ भी नहीं। गॉट माई पॉइंट? तो इसका आंसर ओवरऑल होगा फाइनल 5 विच इज़ नो सोल्यूशन। मतलब मैं लिखूंगा कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके लिए x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, एंड आई विल से इट हैज़ नो सोल्यूशन, इट विल हैव जीरो सोल्यूशन। क्योंकि फाइनली कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन ये आता है स्टूडेंट्स कि एक तरफ ये कहता है कि x की कोई भी वैल्यू ले लो 1/5 से बड़ी, लेकिन ये कहता है कि सर x की कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। तो जब इन दोनों का कॉमन निकालना चाहूँगा कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए, तो जब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो क्या निकल के आता है क्लास? इधर बहुत सारी वैल्यू बट इसके पास कुछ नहीं है, तो इन दोनों का कॉमन देखेंगे तो 0 नल, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आई विल से x की कोई वैल्यू इसे सेटिस्फाई नहीं करेगी। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम इसे साथ में समझेंगे। आई होप आपने सोल्यूशन देखा। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका, एक और अप्रोच समझते हैं क्लास। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स? द क्वेश्चन वॉज mod of 2x minus 1. So the question was mod of 2x minus 1. मैं इसे फिर से लिख देता हूँ. The question was mod of 2x minus 1 is equal to 3 times greatest integer of x plus 2 times fraction part of x. I hope you all can see this question. ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही था। अब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं एक अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोचा जा सकता था। तो जल्दी से देखिए क्लास। सबसे पहली बात, जब भी ये मॉड दिखता है तो मॉड के थ्रू इसे 2 सेगमेंट में डिवाइड करिए। मॉड के थ्रू इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड करने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया स्टूडेंट्स? मैं 2 तरीकों से सोचना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना, मॉड ऑफ 2x - 1 मैं ले रहा हूँ, मान लो x का
ये पॉइंट क्या होगा जहां पे ये मॉड अपना बिहेवियर चेंज करेगा। तो अगर मैं 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखूं तो x की वैल्यू आएगी 1/2। तो मैं मान लेता हूं x की वैल्यू एक बार 1/2 से छोटी है उसके इक्वल है, और एक बार मान लेते हैं कि x की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर है। सोच के बताओ, जब x 1/2 से छोटा है, जब x 1/2 से छोटा है, लेट्स से 0, जैसे ही 0 रखा तो 0 × 2 -1 यानी नेगेटिव, यानी ये होगा 1 - 2x। क्या आपको ये बात समझ आई? 1/2 के इधर होगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, यानी इसको मैं नेगेटिव वैल्यू एक मल्टीप्लाई करके ओपन करूंगा। क्या आपको ये बातें याद हैं? यहाँ पे 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स, ये वाला साइन लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसे हम लिखते हैं 3 टाइम्स x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, और यहाँ पे तो हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ज़रा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है 1 - 2x, इसको 1 - 2x लिखा रहने देते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3x माइनस, ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, और ये लिखा है +2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। अब जल्दी से देखो, मैं इस 3x को इधर ला रहा हूँ तो ये कितना हो जा रहा है 1 माइनस, ये 3x इधर आ रहा है तो कितना हो जा रहा है 5x। अब जरा सोच के बताओ, अगर यहाँ पे लिखा तो कितना हो जा रहा है -3x माइनस 3 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, दैट्स माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें तो मैं फाइनली लिख सकता हूँ दैट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू, इधर नेगेटिव साइन आया तो दैट्स 5x - 1। इस बात को याद रखो क्लास, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स, 5x - 1। डिड यू ऑल सी दैट? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो हमारा आ रहा था दैट वाज इक्वल टू 5x - 1। मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि सर हमको पता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो मैं कर रहा हूँ 5x - 1, ये जो होगा वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, तो ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। जब ये होगा तो क्या होगा क्लास, यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि जब ये होगा यानी 5x - 1 जब 0 से बड़ा या इसके इक्वल होगा, इसका ये मतलब है कि x जो है, ध्यान से देखिएगा, x जो है 1 उधर गया तो 1 डिवाइडेड बाय 5, तो x जो है वो 1/5 से बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे x किससे छोटा होना चाहिए, 1/2 से। आप एक बात समझो क्लास, एक और तरीका समझाता हूँ। देखो यहाँ पे इसी का ये वाला पार्ट, ध्यान से देखो, इसी का ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख रहा है वो 5x - 1 शुड बी लेस देन 1, यानी 5x शुड बी लेस देन 2, यानी x शुड बी लेस देन 2/5। अब आप चीज़ों को इमेजिन करो, पहली कंडीशन तो क्या थी स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन ये थी कि x जो था वो 1/2 से छोटा था। पहली कंडीशन तो ये थी कि x जो था वो 1/2 से छोटा था। अगर मैं नंबर स्केल पे प्लॉट करूँ चीज़ों को तो आपके सामने चीज़ें कैसी दिखेंगी वो विजुलाइज करना है स्टूडेंट्स। अगर मैं नंबर स्केल पे प्लॉट करता हूँ तो देखो ध्यान से, पहली बात तो ये कि जो हमारा x है वो 1/2 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए, तो जल्दी से 1/2 का ही बना लेते हैं। लेट्स से ये है 1/2 है ना, दिस इज़ 1/2, तो उसके अकॉर्डिंग जो x है वो 1/2 से छोटा है, उसके इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है, x जो है वो 1/5 से, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, यस आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। x जो है, बस मुझे डाउट हो रहा था हमने फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिखा है नहीं, सब कुछ सही है। x जो है यहाँ पर वो 1/5 से बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए। सो 1/2 ये रहा, 1/2 यानी कितना 0.5, 1/5 कितना होता है 0.2, तो 0.2 इधर होगा तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ से मतलब ये हो जाता है अगर 1/5 तो 1/5 से बड़ा ऐसा कुछ होना चाहिए। डिड यू गेट माई पॉइंट? और ये कह रहा है 2/5, 2/5 होता है 0.4 यानी यहाँ है ना, ये होता है 2/5। आई होप आपको बातें समझ आ रही। तो वो इससे इक्वल तो नहीं कह रहा है वो, क्योंकि इक्वल हमने इधर लगा दिया है तो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब वो यहाँ पे एक्सक्लूड करते हुए इस पॉइंट से, तो अगर मैं तीनों का इंटरसेक्शन निकालूँ तो यहाँ पे आ रहा है सोल्यूशन क्या, 1/5 से 2/5। यहाँ पे जो सोल्यूशन निकल के आ रहा है वो सोल्यूशन क्या निकल के आ रहा है कि x बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग करता है सर 1/5 से 2/5 तक की सारी वैल्यूज़ को, जहाँ पे 2/5 को इंक्लूड नहीं करना है बट 1/5 को करना है। आई होप आपको ये वाला पार्ट पूरा समझ आया। अब मैं जा रहा हूँ इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए। जब x 1/2 से बड़ा था, सर जब x 1/2 से बड़ा था तब क्या चीज़ें हो रही थी, बहुत ध्यान से सुनिए। सर जब x 1/2 से बड़ा था तो ये वाला पार्ट पॉजिटिवली ओपन होगा, क्योंकि 1/2 से कोई भी बड़ी वैल्यू, लेट्स से 3 ट्राई किया तो 3 × 2 6 - 1 5 यानी पॉजिटिव, यानी 2x - 1 एज इट इज़ ओपन होगा। यहाँ पे 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को, आई होप आपको याद होगा मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, यही जो हमने यहाँ लिखा था, प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब जल्दी से अगर मैं आगे लिखूँ तो इस तरफ क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये है 2x - 1, और इस तरफ ये लिखा हुआ है 3x, ये लिखा जाएगा -3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। आई होप यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है आपको। अब अगर मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ तो 3x को
इधर ही रखते हैं, जल्दी से देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, -3x + 2x, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, वो इधर ला रहा हूँ तो हो जाएगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। इधर क्या करने जा रहा हूँ मैं, 3x को यहीं रख रहा हूँ, 2x को इधर ले जा रहा हूँ तो कितना हो जाएगा x, और -1 को इधर लेके जा रहा हूँ तो कितना हो जाएगा x + 1। डिड यू ऑल गेट इट और शैल आई रिपीट माई सेल्फ? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि -3x और 2x मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है, सो -3 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x + 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, और जब वो इधर लेकर आए तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। यहाँ पे 3x ऑलरेडी था, 2x उधर लेके गए तो 3x - 2x x, और -1 उधर लेके गए तो +1। मुझे ये पता है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, तो अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x सर हमेशा 0 से 1 के बीच होता है तो कहना से आप ये कहना चाह रहे हो कि x + 1 जो है, x + 1 जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच होगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? और अगर x + 1 0 से 1 के बीच है तो आप ये कहना चाह रहे हो सर x जो है वो -1 से 0 के बीच होगा। क्या आपको ये बात समझ आई? मैं बात बड़ी आसान सी कहना चाह रहा हूँ क्लास। आपने बोला x -1 से 0 के बीच होगा। अगेन नंबर स्केल पे प्लॉट करते हैं क्लास। सर आप कह रहे हो x जो है वो -1 से 0 के बीच होगा आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। आपने बोला x -1 से 0 के बीच होगा, और सर आप क्या कह रहे हो, -1 इंक्लूड होगा और 0 एक्सक्लूड होगा। आई होप ये अप्रोच आपको समझ आ रही है। और एक तरफ आप कह रहे थे x जो है वो 1/2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब आपके अकॉर्डिंग x जो है वो 1/2 से बड़ा होना चाहिए। 1/2 यहाँ कहीं आता है, मतलब आपके अकॉर्डिंग x जो है वो 1/2 से बड़ा होना चाहिए, और ऑब्वियसली 1/2 एक्सक्लूड किया। अब क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? एक तरफ आप कह रहे हो x ये होना चाहिए एंड x ये होना चाहिए, और दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है मतलब x किसको बिलोंग करता है क्लास? फाई को, मतलब नथिंग को। मुझे चाहिए था ये एंड ये, मतलब ये भी सेटिस्फाई होना था और ये भी सेटिस्फाई। इसके अकॉर्डिंग x कुछ नहीं हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग x ही हो सकता है, तो दोनों को जब मिलाया तो कुछ नहीं होगा। मतलब यूनियन नहीं लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। मतलब मुझे x की वो वैल्यू चाहिए जो इसे भी सेटिस्फाई करे, जो इसे भी सेटिस्फाई करे, तो इसको कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मैं इसे भी कहूंगा कि ओवरऑल x की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो अगेन आई वुड से दैट इस इक्वेशन का देयर इज नो सोल्यूशन। क्या आपको एक क्वेश्चन समझ आया है स्टूडेंट्स? आई होप किसी भी स्टेप में आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास, बहुत ध्यान से देखिएगा। In this question, we are told x square minus 4x plus greatest integer of x plus 3। मैं एक वापस से सजेशन देता हूँ क्लास। हमने सीखा है ना कि x क्या होता है हमेशा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो मैं क्या करूँगा, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। बस इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैं हमेशा सजेशन दे रहा हूँ कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अगर ऐसा आ रहा है तो ऐसा कुछ करो, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की एक प्रॉपर्टी है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। क्या प्रॉपर्टी है? कि वो हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, और अगर ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत हद तक सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो क्या दिख रहा है मुझे? जल्दी से देखो, मैं लिख रहा हूँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ क्लास, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है x स्क्वायर माइनस 4x एज इट इज, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, और ये क्या है स्टूडेंट्स? दैट्स +3 इज इक्वल टू 0। नाउ माई सजेशन इज इस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को उधर लेके जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें रखते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है x स्क्वायर माइनस 4x नहीं -3x। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। क्यों -3x? -4x प्लस x, दैट्स -3x, ये हुआ +3 एंड दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। वापस वही प्रॉपर्टी कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x सर हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, तो ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, ये जो वैल्यू है ये भी हमेशा 0 से 1 के बीच होगी। और जैसे ही x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 0 से 1 के बीच हुआ, मैं क्या यूज़ करूंगा क्लास? हमारे पास दो बातें निकल के आएंगी। आई होप अब आपको समझ आने लगा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारे पास सिनेरियो है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज ईदर लेस देन 1 और इट इज ये, मतलब ये भी हो एंड ये भी हो। मतलब अब मैं वापस दो सोल्यूशन पे काम करूंगा, और इन दोनों सॉल्यूशंस पे काम करने के दौरान जो दोनों सॉल्यूशंस का फाइनल आंसर आएगा उस पर क्या लगाएंगे? इंटरसेक्शन। तो ये वाला सॉल्यूशन निकालते हैं। ये वाले सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और उस वाले सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 वो लेस देन 1 होता है। अगर इसे मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता तो मैं इसे लिख सकता था x स्क्वायर माइनस 3x, और जब 1 इधर लाए तो कितना हो गया स्टूडेंट्स? +2 इज लेस देन 0। अच्छा, पहले इसे सॉल्व करते हैं। क्या मैं इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकता हूँ? क्या मैं इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकता हूँ? आई डोंट थिंक कर पाऊंगा। डिड यू रियलाइज माई पॉइंट? जल्दी से सोचना क्लास, इसको एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि इस पॉइंट को मैं एक बहुत ईजी तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव होता है
तो वो जो कर्व हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर होता है वो वाला कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर होना चाहिए डिटेल में। ये कंसेप्ट मैं क्वाड्रेटिक के वक्त पढ़ाऊंगा कि इसके बारे में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी फिलहाल बस इतना समझो कि मैं किसी और तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं इसे एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कोशिश करते हैं क्लास। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है समझो। सर परफेक्ट स्क्वायर बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है। मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। मुझे क्या चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे ए स्क्वायर तो एक्स दिख रहा है, माइनस 2ab बनाने के लिए मैं इसको माइनस 2ab बनाने की कोशिश करूँ। देखो मुझे 2 दिख रहा है, मैं बना लूंगा 2, है ना। फिर मुझे क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है। और b बनाने के लिए जो 3 है मैं इसको 3/2 लिख देता हूँ। क्या आपको समझ आया? हमने कुछ नहीं किया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस 3x बचा रहेगा। लेकिन अब मुझे 2a और एक b दिखने लगा है। सर आपने क्या किया? आपने इसको b को जो ट्रीट किया है वो 3/2 से ट्रीट किया है। तो मैं 3/2 को ट्रीट करने के लिए मैं एक ऐसा कुछ कर दे रहा हूँ कि मैं 3/2 का स्क्वायर इसमें ऐड, आई होप आपको समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 3/2 का स्क्वायर ऐड और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ये सब कैसे कर रहा हूँ ये आपको धीरे धीरे सेंस डेवलप होने लगेगा, ग्रेजुअली आपको समझ आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इसमें +3 तो ऑलरेडी था, देखो मैंने क्या क्या किया है वो समझना। और ये क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको रियलाइज होने लगेगा और आप भी ऐसा करना सीख जाएंगे थोड़े वक्त में। मैंने क्या क्या किया है वो समझना। मैंने पहले या तो इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं किया। मैंने इक्वेशन में कैसे कुछ चेंज नहीं किया कि सर अगर आप इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो तो देखो वापस 3x बच जाएगा। दूसरी बात, अगर आप इससे इसको कैंसिल कर दो तो वापस वही 3 बचेगा। मतलब इक्वेशन में आपने कुछ चेंज नहीं किया। तो चेंज नहीं किया तो ये किया क्यों? ये इसलिए किया सर क्योंकि समझो बात को, अगर मैं इसको बोलूँ a स्क्वायर, इसको बोलूँ b स्क्वायर, तो ये है -2a और b। क्या आपको दिख रहा है? तो ये मेरा a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है। a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब x -3/2 का होल स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ आई? दूसरी बात, अगर मैं यहां से देखूं तो 3/2 कितना होता है? 3/2 का स्क्वायर होता है 9/4। 9/4 में 3 ऐड किया तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, सॉरी 9/4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 × 3 होगा 12। 12 - 9 कितना होता है? आई थिंक 3। समझ आ रहा है क्या? तो 3/4, सो दैट्स +3/4। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ रहा है। और वो बोल रहा है कि सर ये जो एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब मेरी एक बात समझो स्टूडेंट्स, आप x की कोई भी वैल्यू ट्राई करो। आप x की वैल्यू 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, -3/2 ले लो, +3/2 ले लो, कुछ भी ले लो। कहना है ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव या एटलीस्ट नॉन नेगेटिव होगा। ये एक्सप्रेशन हमेशा एक नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन होगा। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मिनिमम क्या होगा? 0। 0 से बड़ी होगा। मतलब ये एक्सप्रेशन जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब इसमें अगर आप 3/2 भी रख दोगे ना तो ये 0 होगा। इसके अलावा कुछ भी नेगेटिव कुछ भी पॉजिटिव रखोगे तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर नेगेटिव होगी तो उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी जो कि कहां पे होगी? x की वैल्यू 3/2 पे। और इसमें जब आप 3/2 ऐड कर दे रहे हो तो आर यू रियलाइजिंग कि ये एक्सप्रेशन तो सर हमेशा पॉजिटिव है। आपको मेरी बात समझ आई? मतलब सर ये एक्सप्रेशन x की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता है पॉजिटिव होने के लिए। मतलब ये इनइक्वालिटी ट्रू है x की सारी वैल्यू के लिए। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये जो पार्ट है ये हमेशा ट्रू होता है x की सारी वैल्यू के लिए। इसी बात को मैं एक बार किसी और तरीके से भी समझाऊंगा जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा। मतलब ये तिकड़म बिड़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे x सारी वैल्यूज, x सारी रियल नंबर्स के लिए ट्रू है। मतलब x इज ट्रू फॉर ऑल द रियल नंबर्स। मतलब दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x। मतलब यहां से आप x को ले रहे हो -∞ से इन्फिनिटी। मतलब अगर नंबर स्केल पे प्लॉट करें तो -∞ से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर ले लो, सब चलेगा। तो सब का इंटरसेक्शन लोगे इसके साथ, तो जो इसका आंसर होगा वही आंसर होगा। क्योंकि ये तो कह रहा है मुझे सब मंजूर है, मुझे सब चल देगा, मुझे कोई भी चीज से दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कहाँ होगी? जो इसका आंसर आएगा। क्योंकि इसके आंसर के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये सब कुछ है। तो सब कुछ का कुछ के साथ इंटरसेक्शन कुछ होगा। आई होप ये इंटरसेक्शन वाला कंसेप्ट आपको याद है। तो फाइनली हम ये प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो क्लास मुझे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान से देखो। ये दिख रहा है -3x। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हैं। मैं इसको -2x - x लिख सकता हूँ। क्या आपको दिख रहा है? मैं इसको लिख सकता हूँ x² -2x - x + 2 < 0। और अगर ऐसा दिख रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? x यहाँ से कॉमन लिया क्लास तो ये हो जाएगा x - 2। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो एक और फैक्टर क्या बनेगा? x - 1 < 0। क्या आपको दिख रहा है? वेवी कर्व मेथड जैसा कुछ बन रहा है, हमारी वेवी कर्व मेथड। तो हम इसमें से 2 फैक्टर्स निकालेंगे। कौन कौन? 1 और 2। आपको दिख रहा है ना, 1.1 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, दोनों वैनिशिंग पॉइंट है। तो अब हम क्या करते हैं? हम -∞ से 1 तक के बीच की कोई वैल्यू ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। तो -∞ से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू, लेट्स से 0 ट्राई करते हैं, है ना। यहाँ पे 0 कहीं होगा। 0 - 2
नेगेटिव, 0 - 1 नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वाला सेगमेंट जो है ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ये हमेशा नेगेटिव और ये हमेशा पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लेस देन 0, और जब मुझे चाहिए लेस देन 0 मतलब मुझे 1 से 2 की वैल्यू चाहिए। मतलब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का सोल्यूशन है कि सर x बिलोंग करता है 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यू। मैंने ओपन ब्रैकेट क्यों यूज़ किया, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। मतलब ये कह रहा है सर कि एक्सिस पे जब आप वैल्यूज़ लोगे तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच की वैल्यूज़ मत लेना, सिर्फ 1 से 2 के बीच की वैल्यूज़ लेना, और उसमें भी 1 और 2 को एक्सक्लूड कर देना। ये सब ले रहा था, ये सिर्फ 1 और 2 ले रहा है। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या होगा क्लास, वो कहेगा x की वैल्यूज़, वो कहेगा x की वैल्यूज़ 1 से लेके 2 तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, उसका आंसर होगा कि x की वैल्यू कोई सी भी ले लो सर 1 से 2 के बीच, ये सब आपका जो क्वेश्चन था उसको सेटिस्फाई करेगी, उसको आंसर करेगी। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उन पर कुछ क्वेश्चन जिसको मैंने अलग अलग चीज़ों से आपको समझाने की कोशिश की। फाइनली हम आते हैं हमारे पार्ट पर, जहाँ पे आपको पता होगा कि अगर आप www.magnetbrains वेबसाइट, magnetbrains.com वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको ये सारे सेगमेंट्स दिखेंगे, जहाँ पे अगर आप क्लिक करें IIT JEE सेगमेंट पर तो आपको सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के फैकल्टीज़ और उनके सारे सेगमेंट, सारे लेक्चर्स दिखाई देंगे। और जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको मैथ्स के सारे लेक्चर्स दिखाई दे जाएंगे, और जब आप मैथ्स के सारे लेक्चर्स ओपन करेंगे तो हर टॉपिक, हर चैप्टर एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपनी DPPs के साथ यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड है। आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो वो लेक्चर्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। और फाइनली आपको पता होगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको सारे वीडियो, सारा मटेरियल, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और ये आपकी सच में मदद कर रहे हैं तो इन्हें लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि आप अपडेटेड और नोटिफाइड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और सबसे खास बात कि अगर आपको यकीन है कि ये चीज़ें कहीं लोगों तक पहुंचनी चाहिए जहां उनसे उनकी इन वीडियोस के थ्रू मदद की जा सके, उनकी भी हेल्प हो सके, तो प्लीज़ इन सारे वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।